तो गाइस लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्प्रिंग बूट स्टार्ट कर दिया था, जो अपना 16 बी वाला लेक्चर था। डे 16 2 पार्ट में था ना, ए एंड बी। तो बी में हम लोगों ने स्प्रिंग बूट शुरू कर दिया था एंड हमने आपको स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाना सिखाया था विद द हेल्प ऑफ एसटीएस, जो कि एक सबसे ईज़ी एंड कन्वीनिएंट वे है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दूसरी आईडी पे काम कर रहे होते हो या आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके गिटहब वगैरह पे डालना है, तो आप मतलब स्प्रिंग ने एक और तरीका दिया हुआ है स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को बनाने का। वो क्या है भाई? आप डायरेक्ट वेब ब्राउज़र के थ्रू आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना सकते हो। आपको सर्च करना है स्प्रिंग इनिशियलाइज़र, ठीक है? स्प्रिंग इनिशियलाइज़र, ये स्प्रिंग इनिशियलाइज़र की वेबसाइट है। आप यहाँ पे जा कर के एंड ये जो इंटरफ़ेस दिख रहा है, सेम ये वही इंटरफ़ेस है जो हम लोग को एचटीएस में दिखा था व्हाइल क्रिएटिंग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। तो जैसे आप एचटीएस में प्रोजेक्ट बनाते थे ना, ऐसे फाइल न्यू एंड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। यहाँ पे वही यही देखिए, यहाँ पे सर्विस यूआरएल यही है, स्टार्टर स्प्रिंग डॉट आईओ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर्विस यूआरएल आप देखो, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल स्टार्ट स्प्रिंग डॉट आईओ। तो कहीं न कहीं आप जब अगर बना रहे हो ना, तो ये जो प्रोजेक्ट बनना है वो कहीं न कहीं वेब से ही बन कर के आपके पास आ रहा है। तो आप चाहो तो इस तरह से यहाँ से ही बना सकते हो एंड चाहो तो आप प्रोजेक्ट को यहाँ से भी बना सकते हो। यहाँ से वही आप मेवन सेलेक्ट करोगे, जावा करोगे, अ, स्प्रिंग बूट का वर्ज़न सेलेक्ट करोगे एंड देन अपना ग्रुप नेम, आर्टिफैक्ट नेम ये सब दे करके एंड जावा का वर्ज़न चूज़ करके फिर क्या-क्या डिपेंडेंसीज़ चाहिए। हम लोगों ने क्या-क्या डाला था भाई? हम लोग ने डाला था डेटा जेपीए, तो डेटा जेपीए मिल गया। फिर हमने ऐड पे क्लिक किया, हमें मायस्क्वेल ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर मिल गया। देन ऐड पे गए हम, वेब की डिपेंडेंसी, तो वेब मिल गया। तो जैसे वहाँ पे काम हुआ था ना, एचटीएस सेम आप करके जनरेट कर दो यहाँ से, ठीक है? जैसे ही जनरेट करोगे एंड यहाँ सेव का ऑप्शन आएगा, तो ये प्रोजेक्ट को मैं डाउनलोड में ही सेव कर दे रहा हूँ डेमो नाम से। बस हो गया आपका। अब ये आपका डेमो प्रोजेक्ट आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो गया होगा। ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे डाउनलोड हो गया होगा, देखिए। मैं दिखाता हूँ आपको, डाउनलोड्स में चलेंगे हम, डाउनलोड सी। ये आपका डेमो प्रोजेक्ट आ गया। आपको सिंपल इसको क्या कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हियर कर लिया आपने। एक्सट्रैक्ट करने के बाद डेमो फ़ोल्डर आ गया। इसके इसी इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जस्ट यहाँ पे आकर के फाइल पे गए, न्यू पे गए एंड अ, यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम। फाइल में जाकर के न्यू पे नहीं जाना है, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम एंड देन यहाँ पे डायरेक्टरी को आप चूज़ कर लें। डायरेक्टरी आपकी यहाँ पे डाउनलोड हुई है एंड जो आपने एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर है उसको सेलेक्ट कर लें एंड आपका प्रोजेक्ट आ गया। कौन-सी बड़ी बात थी? तो ये भी एक तरीका है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बिना किसी आईडी का सीधा एक प्रोजेक्ट को मतलब क्रिएट करके डाउनलोड कर सकते हो एंड फिर उस प्रोजेक्ट को आप अपनी किसी भी मनचाही आईडी के अंदर ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम करके इंपोर्ट करा सकते हो। अभी वो प्रोजेक्ट आप अंदर अब जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर आपको फॉर्म का सपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना हो रहा है यहाँ पे अपडेट वगैरह। ठीक है, तो ये देखिए हमारा रिकॉर्डिंग करप्ट तो नहीं हो रही? हाँ, चलो। ये देखो हमारा प्रोजेक्ट डेमो बन गया है एंड पॉम डॉट एक्सएमएल, जैसा कि हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था। यहाँ से आप जावा का वर्ज़न, स्प्रिंग बूट का वर्ज़न, जावा 8 पे स्विच कर लें, स्प्रिंग बूट 2.7.18 पे कर लें और अपने हिसाब से और भी डिपेंडेंसीज़ आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये मैंने एक और तरीका आपको बता दिया, किस चीज़ का? भाई प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का, स्प्रिंग इनिशियलाइज़र की मदद से। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं एंड आई डोंट थिंक कि ये सब चीज़ें आपको टिपिकल लगेंगी। प्रोजेक्ट बनाना कौन-सी बड़ी बात है भाई, इतना कुछ पढ़ चुके हो तो ये सब बहुत छोटी-मोटी चीज़ें हैं। तो अब तक क्या-क्या हमने सीखा? हमने अब तक स्प्रिंग बूट का इंट्रोडक्शन जाना कि स्प्रिंग बूट क्या होता है, स्प्रिंग बूट के बेनिफिट्स को समझा, स्प्रिंग बूट के फीचर्स को समझा एंड स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करना समझा, मैवेन को समझा और स्प्रिंग बूट के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, उन एडवांटेजेस को भी हम लोगों ने समझा। तो चूँकि इतनी बात हो गई है स्प्रिंग बूट में, तो अब हम लोग स्प्रिंग बूट में क्या करने वाले हैं? तो हम लोग को क्या करना है, स्प्रिंग बूट में सबसे पहला काम करना है कि स्प्रिंग बूट के थ्रू हमें डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है। क्योंकि बेसिक काम तो सारी कोर जावा ही अप्लाई होने वाली है। हम स्ट्रिंग यूज़ करने वाले हैं, प्रिमिटिव्स यूज़ करने वाले हैं, हम क्लासेस यूज़ करने वाले हैं, मेथड्स यूज़ करने वाले हैं, तो वो पूरा कोर जावा ही रहेगा।
यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ सीखने वाली है, वो है हाउ टू इंटरैक्ट विथ डेटाबेस। डेटाबेस से किस तरीके से इंटरैक्ट किया जाए। इंटरैक्ट करने का मतलब हो गया कि हमें भाई CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो कैसे होगा। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है, और मैं आपको बता दूं कि हमारे एक स्टूडेंट हैं, जो टॉपिक हम आज पढ़ाने वाले हैं, यही टॉपिक मेरे एक स्टूडेंट से इंटरव्यू में पूछा गया था, और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देने की वजह से जो इंटरव्यूअर था वो इम्प्रेस हुआ था, और 16.5 लाख का पैकेज भी उनके हाथ पड़ा था। तो ये थोड़े से क्या है, अंदर के कांसेप्ट हैं, लेकिन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछता है इंटरव्यू में। हमें स्प्रिंग बूट में हमें स्प्रिंग बूट में क्या करना है? इंटरैक्शन करना है। किससे भाई? डेटाबेस से। अभी स्प्रिंग बूट से पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं टू इंटरैक्ट विथ डेटाबेस, लाइक हम लोगों ने जेडीबीसी यूज़ किया है। हम लोग उसके बाद हम लोग गए थे हाइबरनेट पे, ठीक है? हाइबरनेट जेपीए किया, देन हाइबरनेट नेटिव किया, देन स्प्रिंग जेडीबीसी। स्प्रिंग बूट में आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, कोई सा भी तरीका स्प्रिंग बूट में यूज़ कर सकते हो। लेकिन वही है ना कि भाई कोई सा भी तरीका आप स्प्रिंग बूट में यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्प्रिंग बूट बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या प्रोवाइड करती है? कौन से तरीके से स्प्रिंग बूट बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस से इंटरैक्ट करती है? बाय डिफ़ॉल्ट के साथ जाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर लिखनी होती है। बाकी में तो थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊँ कि जेडीबीसी तो बहुत आप जानते हो कि लो लेवल वाली चीज़ हो गई। ठीक है? ये तो हम बहुत जब लो लेवल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखते हैं तभी यूज़ होता है। एंड जेडीबीसी लो लेवल एसक्यूएल स्टेटमेंट तो स्प्रिंग जेडीबीसी में भी लिख सकते हैं। तो ये सब तो चीज़ें बहुत लो लेवल पे हो गई। अगर हम ओआरएम फीचर्स की बात करें, जहाँ हम ऑब्जेक्ट को मैप कर पाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं एचक्यूएल के, जेपीक्यूएल के एंड फर्स्ट लेवल कैश, सेकंड लेवल कैश एंड ऑल आपने पढ़ा हुआ है। तो वो हमें हाइबरनेट जेपीए मिलते हैं, हाइबरनेट नेटिव में मिलते हैं। अब हाइबरनेट जेपीए और हाइबरनेट नेटिव में दोनों में पोर्टेबल कौन-सा है? आप मुझे ये बताएँ। दोनों में पोर्टेबल कौन-सा है एंड पोर्टेबल हम इसको क्यों बोलते हैं? हाइबरनेट जेपीए से। हाइबरनेट जेपीए पोर्टेबल है, ठीक है, क्यों पोर्टेबल है ये? फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेटिव में भी। नहीं, गलत जवाब। और कोई? हाइबरनेट जेपीए अगर पोर्टेबल है, अभी तो हम इस पे आए नहीं कि पोर्टेबल है कि नहीं है। आपने बोला पोर्टेबल, हम मान लिए आपकी बात। अगर ये पोर्टेबल है, तो क्यों है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? अब ये क्वेश्चन मान लो इंटरव्यू में पूछ देता तब? जे एक-एक जवाब जब आप गलत देते हो ना, तो वहीं पे आपके मार्क्स कट होते रहते हैं। वहीं पे आपका ग्राफ डाउन होते जाता है, होते जाता है, होते अब जहाँ पे जाके टिकोगे उस हिसाब से फिर पैकेज सेट होगा। जितने परफेक्ट आंसर दोगे ग्राफ ऊपर जाएगा। ऑलमोस्ट सारे आंसर आपने बढ़िया से दे दिया, कंपनी चाहेगी नहीं कि ये बंदा हमसे मिस हो, कुछ भी करके आपको खींचेगी। हाइबरनेट जेपीए पोर्टेबल है, ये आपका जवाब बिल्कुल सही था, बाकी लोग तो कुछ बोले ही नहीं। लेकिन क्यों था ये आपका जवाब गलत था? हाइबरनेट जेपीए इसलिए पोर्टेबल है क्योंकि जेपीए स्पेसिफिकेशन है और इसकी कई सारी इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर हम हाइबरनेट एज़ अ इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, कल को अगर मैं इक्लिप्स लिंक पे स्विच करूँगा, ठीक है? तो मुझे कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इक्लिप्स लिंक भी कहीं न कहीं जेपीओ को इम्प्लीमेंट की हुई है। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ पोर्टेबल। सो स्प्रिंग बूट भाई एक थर्ड पार्टी टूल है, एक थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट है जो क्रिएट किया है ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। सो स्प्रिंग बूट बाय डिफ़ॉल्ट जाता है पोर्टेबिलिटी फीचर के साथ, क्योंकि स्प्रिंग बूट को नहीं पता कि जो बंदा स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहा है, वो क्या यूज़ करने वाला है, वेदर ही इज़ गोना यूज़ इक्लिप्स लिंक और हाइबरनेट और सम अदर इम्प्लीमेंटेशंस, स्प्रिंग बूट को नहीं पता। तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, जेपीए की हाइबरनेट इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करता है। मतलब स्प्रिंग बूट के साथ अगर आप जा रहे हो, ठीक है? तो स्प्रिंग बूट हाइबरनेट नेटिव को यूज़ नहीं करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ करता है हाइबरनेट जेपीओ को। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पोर्टेबल है। तो अब मतलब पता ये चला कि ठीक है, अगर मैं स्प्रिंग बूट के थ्रू
अगर डेटाबेस से इंटरैक्ट करना चाहता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट बिना बहुत लेस कॉन्फ़िगरेशन करके मुझे बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई फ़ंक्शनैलिटी मिलती है, तो वह है हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? अच्छा, जब हमें हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन अचीव करना है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब करनी पड़ेगी। हम लोगों ने हाइबरनेट जेपीए जब पढ़ा था, तो याद होगा आपको पहले हम लोग वही अपना एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, एंटिटी मैनेजर एंड देन फिर पर्सिस्ट वगैरह चलाते थे। जी हमार सर। हाँ, हमारे पास एक एंटिटी क्लास होती थी, ठीक है? उसपे हम एट द रेट एंटिटी लगा देते थे और प्राइमरी की पे एट द रेट आईडी लगा देते थे। फिर हम अलग से एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री था जो कॉन्फ़िगरेशन को लोड करता था, फिर एंटिटी मैनेजर था, एंटिटी मैनेजर परफ़ॉर्म करता था CRUD ऑपरेशन। तो उतना कुछ यहाँ पे नहीं करना है आपको। अब स्प्रिंग बूट ने क्या किया? स्प्रिंग बूट ने बोला कि देखो, हम हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करेंगे। बट अगर हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन हम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वही एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री एंड ऑल बहुत सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो हाइबरनेट के ऊपर मतलब हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक एक और लेयर बनाई गई जिसको बोला गया स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए। देखो अब समझो ध्यान से, मैं ये इसको हटाता हूँ और पेंट पे समझाता हूँ। पेंट कहाँ गया हम लोग का? पेंट। ध्यान से बिल्कुल समझ लेना, एक बार समझ गए तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। ये है आपकी जेपीए, जेपीए को इम्प्लीमेंट करके बनी हाइबरनेट, ठीक है? ये है जेपीए, जेपीए को यूज़ करके बनी हमारी हाइबरनेट, हाइबरनेट ने जेपीए को इम्प्लीमेंट कर लिया। इम्प्लीमेंट्स, ठीक है? इम्प्लीमेंट्स एंड अब अगर हाइबरनेट को मुझे यूज़ करना है तो हमें वी नीड टू राइट लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वी नीड टू राइट कॉन्फ़िगरेशंस, हमें कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी पड़ेगी। कॉन कॉन सिर्फ़ कॉन्फ़िग लिखता हूँ या चलो ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस लाइक एंटिटी मैनेजर, एंटिटी मैनेजर ईटीसी, ठीक है? जान रहे हो आप, ये सब हम लोगों ने किया है पहले। तो अब हमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ती। तो स्प्रिंग बूट ने क्या किया, स्प्रिंग बूट ने हाइबरनेट के ऊपर मतलब इसको इम्प्लीमेंट्स हम एक्चुअली नहीं बोलेंगे, मतलब इसके ऊपर ही क्या किया इसने, इसने एक कांसेप्ट बनाया जिसका नाम है स्प्रिंग 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 बूट डेटा जेपीए। एक्चुअली स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए कोई नया कांसेप्ट नहीं है। अब हम अगर स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए को यूज़ करेंगे तो क्या होगा? बहुत लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा। मतलब ये इसने एकदम क्या किया? सिंपल कर दिया। किस चीज़ को सिंपल कर दिया? हाइबरनेट के यूज़ को। हाइबरनेट के यूज़ को सिंपल कर दिया। तो अगर हम स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए को यूज़ करते हैं, तो इंटरनली इट विल यूज़ हाइबरनेट ओनली। तो क्यों हम स्प्रिंग डेटा जेपीयू को यूज़ कर रहे हैं जब इंटरनली वो हाइबरनेट को ही यूज़ कर रहा है? इसलिए क्योंकि अगर हम हाइबरनेट से डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगे तो हमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन कोई और मेरे लिए लिख दे और चीज़ों को आसान बना दे, तो वही है स्प्रिंग बूट डेटा जेपीयू। तो स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए से हम इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है? हम स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए से इंटरैक्ट करेंगे एंड हम इसको बताएँगे कि मेरा डेटा इंसर्ट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, क्या करना है। इट इंटरनली इट विल इंटरैक्ट विथ हाइबरनेट एंड अ, ये हाइबरनेट की नेटिव एपीआई से इंटरैक्ट नहीं करेगा, ये करेगा हाइबरनेट की जेपीए के इम्प्लीमेंटेशन से एंड कुछ इस तरीके से इंटरनली काम हाइबरनेट ही कर रहा होगा, लेकिन हमें एक लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन दिख रहा होगा जहाँ पे हम सिर्फ़ नेसेसरी थिंग से इंटरैक्ट कर रहे होंगे और हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्शन में ये होता है ना, ओनली नेसेसरी थिंग से इंटरैक्ट करो, इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ मत करो। ठीक है? जी, कहिए कोई डाउट है तो? सर पहले तो जेपीए से ना इंटरेक्ट करेगा। नहीं, जेपीए से कैसे? जेपीए इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन से कहाँ हम इंटरैक्ट करते हैं? सॉरी जेपीए तो स्पेसिफिकेशन है ना, ये तो स्पेसिफिकेशन है। मतलब जेपीए और हाइबरनेट ये क्या करेगा ना, ये इंटरनली छुपा देगा ये।
ऐसा नहीं कि फिर आप जेपीए के एंटिटी मैनेजर को यूज़ करोगे, कुछ नहीं। तो स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए जो है, स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए आपको ये अपना ही इंटरफ़ेस प्रोवाइड कर देगा। कौन-सा इंटरफ़ेस? स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए के अंदर 2 इंटरफ़ेस आपको मिलेंगे। एक है आपका CRUD रिपॉज़िटरी रिपॉज़िटरी एंड दूसरा है हमारा जेपीए रिपॉज़िटरी। दूसरा है हमारा जेपीए जेपीए रिपॉज़िटरी। अब होगा क्या सीन कि हम CRUD रिपॉज़िटरी और जेपीए रिपॉज़िटरी से इंटरैक्ट करेंगे। ये भी इंटरफ़ेस है, तो लूज़ कपलिंग यहाँ भी मिलेगा और इंटरनली काम जेपीए का ही हो रहा होगा। मतलब इंटरनली हमारा हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन ही चल रहा होगा। लेकिन अगर आप हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन अगर इस डायरेक्टली एक्सेस कर यूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे फिर आपको मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करना होता। तो स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए ने मेरे हाइबरनेट जेपीए इम्प्लीमेंटेशन को ईज़ी किया, बस इतनी सी बात। इसने क्या किया एक एक लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन कर दिया मतलब चीज़ों को कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छुपा करके और बहुत ईज़ी इंटरफ़ेस हमें प्रोवाइड किया। तो अगर हम स्प्रिंग डेटा जेपीए के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हमें मिलता तो हाइबरनेट ही है, बट बहुत मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन और बहुत लेस लाइन ऑफ कोड से। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लो हम लोगों ने पढ़ा था स्प्रिंग जेडीबीसी। वो इंटरनली जेडीबीसी को यूज़ कर रहा है, लेकिन जेडीबीसी का काम कितना आसान कर दिया उसने। एक तरह का हम बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्शन एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर डाल दी। हम इंटरैक्ट कर रहे हैं स्प्रिंग जेडीबीसी से, इंटरनली जेडीबीसी ही यूज़ हो रहा है, बट काम आसान हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। तो स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए क्या है भाई? आप बोल सकते हो कि स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए अ, ये स्प्रिंग बूट के अंदर का कंसेप्ट है, ठीक है? पार्ट ऑफ स्प्रिंग डेटा फैमिली है, जो कि सिम्प्लीफाई करता है जेपीए यूसेज को एंड रिमूव करता है बॉयलर प्लेट कोड को। इट इज़ द पार्ट ऑफ सब नोट्स में लिखा हुआ है, इट इज़ द पार्ट ऑफ स्प्रिंग डेटा फैमिली व्हिच इज़ बेसिकली यूज्ड टू सिम्प्लीफाई जेपीए यूसेज इन स्प्रिंग बूट बाय रिड्यूसिंग बॉयलर प्लेट कोड। बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। यही है हमारी सिंपल सी कहानी। अब स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए एक कंसेप्ट बनाया गया एक तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई, हम कैसे उससे इंटरैक्ट करेंगे? तो इसके अंदर बेसिकली CRUD रिपॉज़िटरी और जेपीए रिपॉज़िटरी नाम का 2 इंटरफ़ेस है, ठीक है? CRUD रिपॉज़िटरी एंड जेपीए रिपॉज़िटरी। तो हम CRUD और जेपीए से इंटरैक्ट करेंगे और काम हमारा आसान होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लिए, नो सर। ठीक है? चलो, अब हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे आज यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएँगे हम, ठीक है? फाइल पे गए, न्यू पे गए एंड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट एंड यहाँ पे एसबी2 दे देते हैं चलो, मैवन 17 और कॉम डॉट एग्ज़ाम्पल ठीक है, ये सब ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एंड यहाँ पे आएँगे हम मायस्क्ल ड्राइवर, स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग वेब। एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में, ठीक है? बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, एक टूल यूज़ करने वाले हैं, एक लाइब्रेरी बेसिकली यूज़ करने वाले हैं, लॉम्बॉक। अब ये लॉम्बॉक लाइब्रेरी क्या है? ये हमारे अ, हमारी जो पोजोज़ होती हैं, जो डीटीओज़ होते हैं, उनमें सेटर, गेटर, कंस्ट्रक्टर इन सबको बनाने में यूज़ होता है, तो हमें बहुत मतलब हमारा कोड जो है बहुत क्लीन दिखता है। अभी समझा देंगे इसके बारे में। तो एक लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी भी उठा लेना, स्प्रिंग डेटा जेपीए, मायस्क्ल स्प्रिंग वेब अभी उठाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम सिर्फ़ डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, हम सिर्फ़ डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रहे हैं। हम अभी वो वाला सीन नहीं करने वाले हैं फ्रंट एंड और बैक एंड वाला। तो अभी हम कोई यूआई क्रिएट करेंगे नहीं, ठीक है? तो सिर्फ़ ये 3 आपके लिए काफ़ी है, अभी आप स्प्रिंग वेब को मत रखो। स्प्रिंग वेब को नहीं रखोगे तो कोई एम्बेडेड सर्वर नहीं आएगा, स्प्रिंग वेब एमवीसी अ, ये सब जो डिपेंडेंसीज़ हैं, वो आपकी नहीं आएँगी, तो हमें वो चाहिए भी नहीं, ठीक है? बाकी स्प्रिंग इसमें स्नैपशॉट वाले कभी भी वर्ज़न को चूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज़ ये भाई मतलब रिव्यू में हो सकते हैं, डेवलपमेंट में भी हो सकते हैं, इनके कुछ इसके अंदर कुछ बग्स हो सकते हैं, ठीक है? तो हम वैसे भी हम स्प्रिंग बूट 2.7 यूज़ करने वाले हैं, तो ये नेक्स्ट कर लो एंड फिनिश कर लो। आप चाहो तो स्प्रिंग बूट 3.x भी यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं।
बट कंपैटिबिलिटी के लिए हम चूँकि जावा 8 पे काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाई हम 2.7 यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जावा 17 यूज़ कर रहे हो, तो आप चले जाना 3.x के साथ, किसी भी 3 पॉइंट का कोई सा भी वर्ज़न उठा लेना। चीज़ें सेम ही होने वाली है, उसपे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? सो ये हो गया, एक बार आप इधर चेक करते रह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है ना आजकल की रिकॉर्डिंग हमारी स्टॉप ही हो जा रही है बीच में। चलो स्प्रिंग बूट 2 एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं भाई यहाँ पे हम करने वाले हैं डेटाबेस इंटरेक्शन। सो बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बहुत बहुत नई-नई चीज़ें आज सीखोगे आप लोग और स्प्रिंग बूट का कमाल भी आप देखने वाले हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मेन क्लास मिल जाती है हमारे एप्लीकेशन के नाम की ही एंड इसके अंदर जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा मेन मेथड चलता है एंड ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा मतलब ये लाइन ही हमारी क्या करती है, स्प्रिंग बूट को एक्टिवेट करती है। ठीक है? स्प्रिंग बूट को एक्टिवेट करने का काम यही लाइन करती है। ठीक है? तो अगर आप इस लाइन को अगर आप कमेंट कर देते हो, तो आपका जो स्प्रिंग बूट है वो एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब ना स्प्रिंग बूट एक्टिवेट नहीं होगा तो जो भी आपके पास जो भी बीन्स होंगे वो रेडी नहीं होंगे, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, कोई ऑटो वायरिंग है नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये नॉर्मल फिर एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट बन गया। तो ध्यान रहे आप इसको स्किप नहीं करेंगे, यही हमारा स्प्रिंग एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा। ठीक है? स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करेगा एंड देन स्प्रिंग बूट फिर इंटरनली काम शुरू करेगा। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आप हमेशा टेस्टिंग के लिए कुछ ऐसा प्रिंट कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, कंट्रोल फ्लो हम लोग का परफेक्ट आ रहा है। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएँ तो एक बार ये कर लें ताकि आप कन्फर्मेशन हो जाए। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि पहले ही बताया है कि pom.xml में आप वर्ज़न को सेट कर लेना, ठीक है? यहाँ पे आप कर लो वर्ज़न 2.7.18 एंड जावा का वर्ज़न कर लो यहाँ से 8 8 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप डेटा जेपीए रखे हो। अगर आप डेटा जेपीए रखे हो अपने डिपेंडेंसी में तो आपको यूआरएल, यूज़रनेम, पासवर्ड देना और ड्राइवर क्लास की इन्फो देना कंपल्सरी है। वो कहाँ दी जाएगी? तो हमेशा जो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं, वो हमेशा हम अपने सोर्स कोड से बाहर देते थे। पहले भी जो मैंने बताया बेस्ट अप्रोच क्या था? हम डॉट प्रॉपर्टीज़ में देते थे। कोर जावा के अंदर सॉरी जेडीबीसी में हमने डॉट प्रॉपर्टीज़ जो बनाई थी, वहाँ पे हमने आपको मैन्युअली फ़ाइल स्ट्रीम वगैरह यूज़ करके आपको दिखाया था कैसे प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं। देन वो चीज़ थोड़ी-सी आसान हुई थी। डॉट प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने थोड़ा सिंपल किया था स्प्रिंग कोर में। क्यों? याद है? वो क्लास पाथ वाला एनोटेशन लगा दिए थे और सब सारा डेटा आपका रीड होकर के आ गया था। एसपीएल जब पढ़ा रहे थे आपको। नहीं याद है। तो जी सर, एक्स्ट्रा क्लास क्रिएट करके। हाँ, वो कॉन्फ़िगरेशन वाली क्रिएट किए थे उसपे ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्लास। हाँ, उसपे एनोटेशन लगा दिए थे, वो सीधा क्लास पास से हमारी फ़ाइल को रीड कर लिया था एंड रीड करके वो एसपीएल की मदद से डायरेक्ट हम अपने यूआरएल को डाल दिए थे, वो आपने किया है। तो वो भी तरीका हमने देखा। स्प्रिंग बूट वो भी रिड्यूस कर दिया। स्प्रिंग बूट ने मतलब अभी आपको कोई प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल नहीं बनाना है, स्प्रिंग बूट ने खुद अपनी एक प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल दिया। हालाँकि बना सकते हो आप वाईएमएल फ़ाइल वगैरह बना सकते हो बट इसने बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल दिया है एंड यही वो जगह है जहाँ में हमें डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है। तो मतलब ये एक अच्छी चीज़ है ना स्प्रिंग बूट के अंदर कि सारी चीज़ें आपको बनी-बनाई मिल जाती है। अब इसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो टाइम सेव करने के लिए और यहाँ पे अगर आप एचटीएस यूज़ करो तो सजेशन ये ऑब्वियसली देना चाहिए। तो स्प्रिंग डॉट आपको लिखना है डेटा सोर्स डॉट ये सजेशन दे नहीं रहा तो हम लिख देते ये देखो आ गया स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। इसमें आपको यूआरएल लिख देना है। हमारा यूआरएल जेडीबीसी कोलन माइस्क्ल कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 था हमारा पोर्ट एंड स्लैश एक डेटाबेस का नाम। तो एक डेटाबेस हमने बनाया हुआ है यहाँ पे टेस्ट बूट डीबी। ठीक है, कुछ भी बना लेना यार अपने मन से आप टेस्ट बूट डीबी। देन इसी तरह आप स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम कर सकते हैं रूट
पासवर्ड कुछ है नहीं, तो आप इस तरह से डॉट पासवर्ड, अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे कुछ पास दे सकते हो, हालाँकि नहीं है तो कमेंट करने के लिए हैश से कमेंट होता है, ठीक है? एंड इसी तरह यूआरएल, यूज़रनेम, पासवर्ड एंड ड्राइवर क्लास नेम भी आपको देना है, सब स्प्रिंग डेटा सोर्स से ही आपको मिलेगा। तो डॉट ड्राइवर क्लास नेम एंड यहाँ पे खुद सजेशन दे देगा ये देखिए, ठीक है? तो चीज़ें ईज़ी हो गई। अब चूँकि हम जो डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए के थ्रू, एंड डेटा जेपीए जो है वो इंटरनली यूज़ करने वाला है हाइबरनेट को, एंड हाइबरनेट में हम जानते हैं कि भाई टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, एसक्यूएल क्वेरी वगैरह देख सकते हैं। तो हाइबरनेट की भी कुछ सेटिंग्स होती थी, याद होगा आपको, हम लोग करते थे एचबीएम टू डीडीएल ऑटो, उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती थी, आइदर क्रिएट या अपडेट। तो हाइबरनेट से रिलेटेड अगर आपको सेटिंग्स देनी है, वो भी आप यहीं देंगे। कैसे भाई? आप देंगे स्प्रिंग डॉट नॉट डेटा सोर्स, अब आप कर देंगे स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट डेटा सोर्स, नहीं आ रहा है? सॉरी, जेपीए डॉट हाइबरनेट ना, डेटा सोर्स कहाँ मैं जा रहा हूँ। ये देखिए आ गया डीडीएल ऑटो। इसकी वैल्यू हम अभी के लिए चलो अपडेट ही कर लेते हैं। ठीक है, हमने अपडेट कर ली। एसक्यूएल देखना है तो आप शो एसक्यूएल भी लगा सकते हो। मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कंसोल में बहुत घिच-पिच हो जाता है। आप कर सकते हो, शो एसक्यूएल भी यहाँ पे लगा सकते हो। मैं लिख देता हूँ आपके लिए अ, डेटा जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट शो शो एसक्यूएल। सो हाई जेपीए पे ही मिल जाएगा आपको, ये रहा शो एसक्यूएल, इसकी वैल्यू आप ट्रू कर सकते हो। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गई आपकी कॉन्फ़िगरेशन डन, कोई फ़ाइल हमने बनानी नहीं पड़ी, बनी-बनाई फ़ाइल मिल गई, एंड अब आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को लोड नहीं करना है। जैसे हम लोग एंटिटी मैनेजर, फैक्ट्री और वो सब काम जो हम लोगों ने किया हाइबरनेट में, कुछ भी नहीं करना है। स्प्रिंग बूट जैसे ही आपने ये लाइन एक्टिवेट किया ना, ऑटोमैटिकली स्प्रिंग बूट खुद ही इन कॉन्फ़िगरेशंस को रीड करके कनेक्शन क्रिएट करके आपको कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, एंड कनेक्शन पूल को भी मैनेज करेगा, और जब आपका काम हो जाएगा तो वो कनेक्शन को क्लोज़ भी करेगा। एवरीथिंग स्प्रिंग बूट विल हैंडल, सब कुछ स्प्रिंग बूट हैंडल करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रहे वर्ज़न हमारा सेट हो चुका है, एंड हमने स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए, कनेक्टर जार और लॉम्बॉक, ये तो पहले से ही रहता है। अब ये लॉम्बॉक की क्या कहानी, इसको हम समझाते हैं अभी, ठीक है? तो फॉर्म बंद कर लो, एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ हमारा डन है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, तो इसको भी हम बंद कर लेते हैं। अब हमें डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम हाइबरनेट को यूज़ करने वाले हैं, हाइबरनेट एक ओआरएम टूल है, तो हमारे पास एक एंटिटी क्लास होनी चाहिए। तो आ जाओ एक एंटिटी क्लास बनाते हैं। अब यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पैकेजेस बनाएँगे, वो अपने इस पैकेज के अंदर ही बनाएँगे। मतलब अगर मुझे एक एंटिटी पैकेज बनाना है, मुझे डाओ पैकेज बनाना है, मुझे कंट्रोलर बनाना है, तो मैं सब इस बेस पैकेज के अंदर ही बनाऊँगा, क्योंकि स्प्रिंग बूट बाय डिफ़ॉल्ट इस बेस पैकेज को ही सर्च करता है, इस बेस पैकेज को ही स्कैन करता है। तो अगर इस बेस पैकेज के अलावा आपने अगर कोई दूसरा पैकेज बना दिया, तो फिर मैनुअली उसको हैंडल करना पड़ेगा। सो बेस्ट तरीका यही है कि आप बेस पैकेज के अंदर ही अपने जो भी पैकेजेस बनाना है बना लो। जैसे कि हमें एक क्लास बनाना है एंटिटी क्लास, मैं उसका नाम रखता हूँ एम्प्लॉय एंटिटी, एंड मैं com.example.demo.entities कर देता हूँ, एंटिटीज़। ठीक है, ध्यान रहे ये आप चेंज नहीं करेंगे, ये आपका बेस पैकेज है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम एक्सटर्नली कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे हैं कि भाई इस पैकेज को स्कैन करो। जैसा कि हम लोग स्प्रिंग एमवीसी में हमें लिखना पड़ता था @component scan एंड बेस पैकेजेस, एंड हम फिर देते थे। लेकिन स्प्रिंग बूट ऑटोमैटिकली वो काम आपके लिए कर रहा है। इसीलिए बोला था मैंने पहले कि स्प्रिंग बूट सपोर्ट्स कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। तो कन्वेंशनली ये बोला गया है कि आप अपने पैकेज को बेस पैकेज के अंदर रखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी। कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। सो हम कन्वेंशन बस फ़ॉलो कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन से हम बचते जा रहे हैं। तो ऑटोमैटिकली हमारी ये एंटिटी क्लास जो है, ये ऑटोमैटिकली हमारी रीड हो जाने वाली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एंटिटी क्लास के अंदर क्या-क्या एनोटेशन लगेगा वो सब अभी हम बताते हैं। पहले हम कुछ फ़ील्ड्स बना लें, आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग, ईनेम, प्राइवेट स्ट्रिंग, ई एड्रेस, ठीक है? प्राइवेट
कंटेंट की सैलरी। मैं बहुत ज़्यादा एनोटेशन यूज़ नहीं करूँगा, कॉलम है, टेबल है, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। मैं सिंपल जनरेटेड वैल्यू, वर्शनिंग, एम्बेडेड, एम्बेडेबल, क्या-क्या नहीं बताया आपको, वन टू वन, मैनी टू वन, बहुत सारे एनोटेशंस, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। हम हाइबरनेट नहीं सीख रहे हैं, हम स्प्रिंग बूट सीख रहे हैं, सो इसलिए मैं मिनिमम एनोटेशन एट द रेट एंटिटी लगाऊँगा ओनली, और एक एट द रेट आईडी, ठीक है? ये आपकी एंटिटी हो गई। अच्छा, एट द रेट एंटिटी मिल नहीं रहा है, ओके, क्या दिक्कत है भाई एट द रेट एंटिटी में? फॉर्म में देखें, डेटा जेपीए लिया था ना? देख लेते हैं, क्रॉस चेक। डेटा जेपीए तो है हमारे पास, सो थोड़ा-सा ये रिफ्रेश हो जाएगा तो मुझे लगता है मिल जाएगा। कई बार अगर ऐसा इश्यू आए तो आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके मैवन पे जा करके आप अपडेट प्रोजेक्ट करके कोर्स अपडेट करके ओके कर दो। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट अपडेट हो जाएगा, जो भी है डिपेंडेंसीज़ वो सब रिफ्रेश हो जाएँगी, तो जो है इश्यू सॉल्व हो जाता है ऐसे। देखो आने लगा ना? तो एंटिटी, एंटिटी लगा दिया हमने और एट द रेट आईडी लगा दिया। हो गया, खत्म काम हमारा। अच्छा, अब इसमें भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आपको सेटर्स बनाना है, गेटर्स बनाना है, तो जब हम सेटर गेटर्स बनाते हैं ना, तो मेरा जो कोड होता है वो कॉम्प्लेक्स दिखता है। हालाँकि सेटर गेटर हम मैनुअली नहीं लिखते हैं, हमारे लिए इक्लिप्स आईडी खुद बनाती है। बट हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि भाई जब भी ये मेरी क्लास कंपाइल होगी, तो कंपाइल टाइम पे सेटर गेटर बन के मेरे डॉट क्लास फाइल में अगर आ गया, तो मुझे यहाँ पे सेटर गेटर बनाना नहीं पड़ेगा। एंड इसी के लिए यूज़ होता है लॉम्बॉक। लॉम्बॉक क्या करता है, ये बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करता है एट कंपाइल टाइम। किसके अंदर? कंपाइल टाइम पे जनरेट करके आपके डॉट क्लास फाइल में स्टोर करता है। तो जो आपकी डॉट जावा फाइल होती है, जो आपकी डॉट जावा फाइल होती है, जैसे ये मेरी डॉट जावा फाइल है, तो यहाँ पे आपका कोई सेटर गेटर नहीं दिखेगा, लेकिन जब ये कंपाइल होगा तो कंपाइलेशन के दौरान आपके फील्ड्स के सेटर गेटर्स बना करके आपके जो डॉट क्लास फाइल है उसके अंदर एज अ बाइट कोड स्टोर कर देती है। ये लॉम्बॉक लॉम्बॉक का बेनिफिट है। लेकिन अगर आप लॉम्बॉक यूज़ कर रहे हो तो उसके 2 शर्तें हैं। आपके पास लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हमने डाली है। दूसरी चीज़, चूँकि ये कंपाइल टाइम पे भी हमें मतलब लॉम्बॉक का सपोर्ट चाहिए होता है, तो आपके आईडी में भी लॉम्बॉक होना चाहिए। अब आईडी में लॉम्बॉक तो मेरे है, अगर मैं हेल्प में जाऊँ और अबाउट स्प्रिंग टूल सूट 4 करूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा लॉम्बॉक, ये देखिए, है ना? 1.18। आपके आईडी में ये नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने नहीं किया है, तो कैसे करेंगे भाई? बहुत आसान तरीका है। आप चले जाएँ हमेशा की तरह mvnrepository.com पे, यहाँ जाके सर्च करें लॉम्बॉक, ये लॉम्बॉक आप सर्च कर लीजिए एंड प्रोजेक्ट लॉम्बॉक आपको यहाँ दिख जाएगा। ये मिर्चा है यहाँ पे, बढ़िया मस्त। एंड मेरे पास कौन-सा वर्ज़न है, एक बार लेट मी चेक। वैसे कोई भी सब कर सकते हो आप। 1.1838, सो मैं देखता हूँ शायद लेटेस्ट ही है। 1.1838, ठीक है, लेटेस्ट वन, एंड उठाओ एंड इसका जार को डाउनलोड कर लो। ठीक है? ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉम्बॉक का सपोर्ट हमें अपने इक्लिप्स में भी देना पड़ेगा, या एसटीएस यूज़ कर रहे हो तो एसटीएस में भी देना पड़ेगा, सो दैट जब हम यहाँ पे इसको यूज़ करें तो कंपाइल टाइम पे हमें लॉम्बॉक का सपोर्ट मिल जाए। तो आपके आईडी में भी होना चाहिए और आपके पास लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी भी होना चाहिए, अगर आप लॉम्बॉक यूज़ कर रहे हो तो। तो अब ये आपने जार डाउनलोड कर दिया, आपने जार डाउनलोड कर दिया यहाँ पे। ये ऑप्शनल है वैसे, अगर आप लॉम्बॉक नहीं यूज़ करना चाहते तो मत यूज़ करो, उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस ये चीज़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहो तो स्किप कर सकते हो इसको आप, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ। ये लॉम्बॉक पे आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है एंड एक इसका एक यूआई ओपन होगा। ये हो गया एंड यहाँ से आपको अपने एसटीएस की लोकेशन देनी है। हालाँकि ये ऑटोमैटिकली देखो स्कैन कर लेगा। अगर ऑटोमैटिकली स्कैन नहीं किया, मेरे इक्लिप्स को भी स्कैन कर लिया, स्प्रिंग टूल सूट को भी कर लिया। अगर नहीं भी कर पाता सपोज़ दैट, तो आप यहाँ से स्पेसिफाई लोकेशन करके और आप वो वाला फ़ोल्डर देंगे जहाँ पे आपका एसटीएस इंस्टॉल्ड है। तो मेरा एसटीएस कहाँ है भाई? तो वो मुझे भी याद नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एसटीएस पे अपने राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन कर दूँगा। तो मेरा डी ड्राइव के एसटीएस फ़ोल्डर के अंदर मेरा एसटीएस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई,
स्पेसिफाई लोकेशन, अच्छा यहीं पे दिख रहा था यार, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। डी ड्राइव के अंदर एचटीएस है ना, तो मैं दिस पीसी पे गया एंड डी ड्राइव पे गया, एचटीएस पे गया एंड इस वाले एचटीएस के फ़ोल्डर में आया जहाँ आपको ईएक्सई दिखने लगे एंड स्प्रिंग टूल ईएक्सई यहाँ पे है, इस ईएक्सई को सेलेक्ट कर लो आप, ये हो गया। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करके एंड इंस्टॉल कर लो, दैट्स इट। अगर कुछ पॉपअप वगैरह है, एग्री वगैरह करने के लिए बोले तो कर देना, इंस्टॉल कर दोगे एंड इंस्टॉल सक्सेसफुल आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी आईडी को है एक बार बंद कर देना है और फिर रीओपन करना है एंड देन हेल्प में जा कर के अबाउट में चेक कर लेना, अगर यहाँ दिख रहा है तो मतलब काम हो गया। तो आपके एचटीएस में आ चुका है। अब ये लॉम्बॉक कैसे जनरेट करता है, ये एनोटेशन बेस्ड होता है, तो इसके कुछ एनोटेशंस होते हैं। जैसे आपको ये चारों का सेटर गेटर बनाना है ना, तो आप लिख देंगे @setter @getter, बन गया सेटर गेटर। या सेटर गेटर टू स्ट्रिंग सब बनाना है तो आप @data भी लगा सकते हो। मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कॉमन एनोटेशंस जो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। @data लगा दिए तो आपका सब बन गया, सेटर भी बन गया, गेटर भी बन गया, हमारा टू स्ट्रिंग भी बन गया, इक्वल्स भी बन गया, हैश कोड भी बन गया। अगर कोई फाइनल फील्ड्स हैं तो उसके लिए भी कंस्ट्रक्टर बन गया, खैर वो छोड़ो अभी उसको बात। तो मतलब डेटा कर लोगे तो सेटर गेटर टू स्ट्रिंग वगैरह बन जाता है, कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है। तो कंस्ट्रक्टर के लिए आप कर सकते हैं नो आर्ग कंस्ट्रक्टर एंड ऑल आर्ग कंस्ट्रक्टर, हो गया। देखो अब ये कोड क्लीन दिख रहा है ना, बजाय उसके कि जो हम लोग पहले किया करते थे सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर टू स्ट्रिंग एंड ऑल, है ना? यस सर। हाँ, तो कोड हमारा साफ सुथरा क्लीन दिख रहा है। अब ये सेटर सर गेटर, हाँ अगर हम ऑल कंस्ट्रक्टर लगा रहे हैं तो नो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ऑल आर्ग लगा देंगे तो नो आर्ग थोड़ी बनता है, नो आर्ग आपको देना पड़ेगा। इसीलिए ठीक है सर। ये सारे पैरामीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर बनाएगा। ये नो आर्ग भी हम रख देते हैं ना, कई बार हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता है नो आर्ग के हिसाब का भी, एंड डेटा से मिल जाएगा सेटर गेटर ये सब, ठीक है, एंड टू स्ट्रिंग भी डेटा से मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है जिससे आपका कोड बहुत क्लीन दिखता है। एंड ये स्प्रिंग बूट के बाहर भी आप यूज़ कर सकते हो, स्प्रिंग एमवीसी में भी यूज़ कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं कि स्प्रिंग बूट में ही यूज़ करो आप इसको। तो ये आपने कर दिया, ठीक है, तो आपकी एंटिटी रेडी हो गई एंड डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है तो हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन भी दे दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब स्प्रिंग डेटा जेपीए को यूज़ करने की बारी है। अब स्प्रिंग डेटा जेपीए इतना पावरफुल है कि आप बोलेंगे कमाल की चीज़ है। अभी तक हम ये देखते थे कि मेरा लाइन ऑफ कोड कम हो रहा है, जेडीबीसी में ज़्यादा था, स्प्रिंग जेडीबीसी में कम था। स्प्रिंग बूट लाइन ऑफ कोड नहीं कम करेगा, स्प्रिंग बूट पूरा का पूरा कोड लिखेगा आपके लिए, पूरा का पूरा कोड लिखेगा। देखो कैसे, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए हमसे बोलता है कि अगर तुम्हें भाई डेटाबेस से इंटरैक्ट करना है तो अ, हम तुम्हें 2 इंटरफ़ेस प्रोवाइड करते हैं। कहीं मैंने लिखा था, कहाँ चला गया? हाँ, CRUD रिपॉज़िटरी एंड जेपीए रिपॉज़िटरी। CRUD रिपॉज़िटरी बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे रीड, अपडेट, डिलीट, बेसिक वाले, बेसिक फीचर्स। एंड जेपीए रिपॉज़िटरी एडवांस फीचर्स लाइक आपको सॉर्टिंग करना है, आपको पेजिनेशन करना है। एंड जेपीए रिपॉज़िटरी कहीं न कहीं इसने इसको एक्सटेंड्स भी किया हुआ है, दोनों इंटरफ़ेस है तो एक्सटेंड्स करेगा। तो अगर हम जेपीए रिपॉज़िटरी यूज़ करते हैं तो हमें CRUD के सारे फीचर मिल जाएँगे, साथ में एडिशनल फीचर भी मिल जाएँगे। तो ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि मार्केट में जेपीए रिपॉज़िटरी लोग यूज़ करते हैं। हालाँकि अगर बेसिक काम करना है तो CRUD कर सकते हो, लेकिन जेपीए में सारे बेसिक मिल ही जाते हैं तो जेपीए ही कर लेते हैं, तरीका सेम रहेगा। तो कैसे भाई होगा? ये इंटरफ़ेस कैसे यूज़ करेंगे? उसका तरीका है कि पहले आपको एक डाओ लेयर या इस रिपॉजिटरी लेयर बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, हम एक इंटरफ़ेस क्रिएट करेंगे। आपको कोड लिखना ही नहीं है, सिर्फ़ आप इंटरफ़ेस क्रिएट करेंगे, क्लास-व्लास क्रिएट करना ही नहीं है आपको। एक इंटरफ़ेस क्रिएट किया आपने कोई भी नाम से, मान लीजिए एम्प्लॉयी CRUD नाम से कर दिया, ठीक है? इसका पैकेज क्या होगा भाई, तो आप ब्राउज़ कर लें पैकेज, बेस पैकेज आप यहाँ से उठा लें, ठीक है? एंड डॉट करके इस पे कुछ भी आप दे सकते हो, डाओ दे सकते हो या स्प्रिंग बूट में रिपॉजिटरीज़ भी बोला जाता है, रिपॉजिटरीज़, ठीक है? ये आपने दे दिया रिपॉजिटरीज़, ठीक है? एंड आपको एक इंटरफ़ेस बना लेना है। ये आपको इंटरफ़ेस बन गया। पहले हम लोग जो बनाते थे ना, CRUD क्लास बनाते थे, फिर पूरा कोड लिखते थे, मेथड बनाते थे, अभी कुछ नहीं, सिर्फ़ इंटरफ़ेस बनाया। अब इससे आप मनचाहे अपने
स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए के इंटरफेस को एक्सटेंड कर लो। आई वुड रिकमेंड कि आप जेपीए रिपोजिटरी को कर लो, जेपीए रिपोजिटरी। एंड यहाँ पे 2 चीज़ें बोल रहा है, टी एंड आईडी। टी मतलब ये जेपीए रिपोजिटरी से आप किस टाइप का काम करना चाहते हो, कौन सी एंटिटी वाला काम करना चाहते हो, मतलब एम्प्लॉय एंटिटी। तो यहाँ पे आप बताएंगे इसको कि हम एम्प्लॉय एंटिटी पे काम करना चाहते हैं। बोला एम्प्लॉय एंटिटी के अंदर प्राइमरी की का टाइप क्या है, हमारा इंटीजर है। तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे देना है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड जेपीए रिपोजिटरी के अंदर होंगे, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेरे एम्प्लॉय करंट इंटरफेस के अंदर अवेलेबल होंगे? यस सर। सारे के सारे हमारे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब देखो, अब मैं इस एम्प्लॉय यहाँ पे इसका काम हो गया, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। एंड अब आपको क्या करना है, आपको इस एम्प्लॉय क्रेड के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करना है और आपका काम हो जाएगा। कैसे भाई, देखो समझो बात को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हमें यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय क्रेड एक मेरा इंटरफेस है, ठीक है। स्प्रिंग बूट क्या करेगा, इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मतलब एक इंटरनली एक क्लास क्रिएट करेगा, आप बोल सकते हो। तो एम्प्लॉय क्रेड की जो मतलब एम्प्लॉय क्रेड को इम्प्लीमेंट करके इंटरनली जो क्लास क्रिएट की जाएगी, हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। समझ रहे बात को? यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली की जा रही हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली की जा रही है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, स्प्रिंग बूट खुद एक ऑब्जेक्ट, एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और वो ऑब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा? तो वो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से। एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आपको इसी का रिटर्न टाइप आपको मिल गया, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एक नए तरीके का एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इससे आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, एंड आप बोलेंगे एम्प्लॉय क्रेड डॉट क्लास। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय क्रेड टाइप का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब बताइए, ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्रेड का मिला या इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मिला? इम्प्लीमेंटेशन का। हाँ, तो ऑब्जेक्ट मिल गया। अब उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके अंदर ही सारा का सारा काम आपका कर दिया जाएगा। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप जो भी मेथड होंगे, जो भी मेथड यहाँ से इम्प्लीमेंट होकर के आए होंगे, उन मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, जो भी मेथड यहाँ से एक्सटेंड्स होकर के आए होंगे एम्प्लॉय क्रेड में, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बनी होगी, तो उन मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मुझे एक डेटा इंसर्ट करना है तो मैं बोलूँगा बीन डॉट सेव मेथड। अभी देखो सेव मेथड कहाँ से आ रहा है? क्रेड रिपोजिटरी से आ रहा है ना? तो जेपीए ने क्रेड रिपोजिटरी को एक्सटेंड्स किया है, तो जाहिर सी बात है जेपीए का भी मेथड मिलेगा। तो आपने सेव मेथड चला दिया। इस सेव मेथड के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी एंटिटी ऑब्जेक्ट देना और डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। न्यू एम्प्लॉय, देखिए न्यू एम्प्लॉय एंटिटी, एंड यहाँ पे आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी, ठीक है। नेम ले लेते हैं राजू, एड्रेस ले लेते हैं हम ADD 1, ID 11 एंड सैलरी 1100। अब सोच रहे हो आप, ये एक लाइन सिर्फ आपका डेटा इंसर्ट करने वाली है। अब ये कैसे हुआ भाई? अब यहाँ पे जो सेव मेथड है, वो मुझे कहाँ से मिला भाई? वो जेपीए रिपोजिटरी के अंदर बहुत सारे मेथड हैं। जितने मेथड हैं वो सब एम्प्लॉय क्रेड के अंदर रेडिली अवेलेबल होंगे। तो एम्प्लॉय क्रेड के रेफरेंस से हम उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंपाइल टाइम पे कॉल कर सकते हैं, है ना? इंटरफेस के मेथड ही चेक, भाई कंपाइल टाइम पे मेथड कहाँ चेक होगा? एम्प्लॉय क्रेड में ही चेक होगा ना, इंटरफेस में ही चेक होता है ना, हाँ जी। बेसिक ऊप्स। लेकिन रन टाइम पे एम्प्लॉय क्रेड के अंदर ऑब्जेक्ट किसका आएगा? एम्प्लॉय क्रेड की इंप्लीमेंटेशन का। कमाल की बात है कि वो इंप्लीमेंटेशन हमने नहीं दी, स्प्रिंग बूट खुद हमारे लिए इंप्लीमेंटेशन लिखेगा। देखो हर जगह घूम फिर के ऊप्स आता ही आता है, तो ऊप्स इसीलिए अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉय क्रेड के पास सारे मेथड आ गए।
हम एम्प्लॉय क्रेड के मेथड को हम सिर्फ ओनली नेसेसरी डिटेल से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कंपाइल टाइम पे एम्प्लॉय क्रेड के अंदर मेथड चेक होगा, बट रन टाइम पे जो एम्प्लॉय क्रेड की इंप्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे लिए बनेगा उसका मेथड चलेगा और वहां पे सारी कोडिंग कर दी जाएगी। स्प्रिंग बूट सारे कोड हमारे लिए लिख देगा एंड डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो इंटरनली डेटाबेस कनेक्शन उठाना, कनेक्शन को यूज करना, देन क्वेरी फायर करना, डेटा इंसर्ट करना एंड कलेक्शन को क्लोज करना, ये सब सिर्फ एक लाइन से। तो बस आपको एक ये एंड ये और आपका काम हो गया, डन। रन किया जाए। जी सर। चलिए, तो राइट क्लिक करके या फिर प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके आप फर्स्ट टाइम आप हमेशा रन करें और सेकेंड टाइम से आप रीलॉन्च करें। देखो अभी रीलॉन्च का बटन आपका अभी डिसेबल है, सेकेंड टाइम पर रन करोगे तो पोर्ट इशू आता है। हालांकि अभी पोर्ट इशू नहीं आएगा, अभी तो हम लोग सर्वर वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो स्प्रिंग बूट ऐप आप कर लीजिए। तो हमारा मेन चलेगा एंड अब आपका काम सारा यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक्सेस डिनाइड आ रहा है हम लोग का। क्यों भाई एक्सेस डिनाइड आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आप देखो इन्वायरमेंट एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब जो हमने ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज दिया यहाँ पे कुछ गलती होगी। माई एस क्यू एल नहीं लिखा, माई एस क्यू लिखा है। ठीक है, जब भी ये एरर आए ना, ये एनवी एस पी आई जे डी बी सी इन्वायरमेंट, तो समझ आना कि कुछ आपका इधर गड़बड़ है या फिर ये प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है ऐसा। अब हम रीलॉन्च करेंगे JDBC कोलन MySQL कोलन लोकल होस्ट कोलन, ठीक है अभी तो सही दिख रहा है। ठीक है, तो टेस्ट आ गया हमारा एंड हमारा ये भी चल गया। इसका मतलब टेस्ट आने का मतलब है अब हम लोग आते हैं एंड अपने डेटाबेस को चेक करते हैं। तो ये हमारा टेस्ट बूट DB एंड एम्प्लॉय एंटिटी नाम से हमारी बनी है यहाँ पे एंड आप देखिए डेटा हमारा आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉय एंटिटी बन रहा है तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ पे @टेबल लगाना चाहूँगा। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कैमल कन्वेंशन लगाते हो तो चूँकि जो मेरा डेटाबेस होता है माइस्क्वेल के अंदर जो टेबल का नाम होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय एंटिटी का कोई सेंस नहीं है अपर केस लोअर केस का। तो वहाँ पे क्या सेंस बनेगा? एम्प्लॉय अंडरस्कोर। तो इसीलिए हम उसका नाम कर देते हैं, टेबल का नाम सिर्फ एम्प्लॉय कर देते हैं। ठीक है, नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय करना पड़ेगा क्या? एंड यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, हालांकि आप छोड़ सकते थे वैसे भी, बट ठीक है। एक बार क्रिएट होके इंसर्ट हो गया तो मैं इसको वापस से अपडेट कर दूंगा। एंड जस्ट रिफ्रेश कीजिए तो इस बार एम्प्लॉय बना। अब एम्प्लॉय एंटिटी यूज नहीं हो रहा ना हमारा, एंड परफेक्ट। चलो भाई अब इसको हम अपडेट कर दें। तो देखो इस तरीके से एक लाइन में हमने डेटा को इंसर्ट किया। अब सारे बेसिक ऑपरेशन जो हमें क्रेड रिपोजिटरी के अंदर मिल जाते हैं, जो कि JPA उसको इनहेरिट किया हुआ है, तो एक्सटेंड्स किया हुआ है, तो यहाँ ही मिलेगा। अब आपको मान लो रीड करना है तो आप करोगे फाइंड ऑल, खत्म हो गया रीड, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ गया। एंड देन आप यहाँ पे एक ही डेटा अभी मेरे पास है ना, तो एक काम करता हूँ मैं, एक और इंसर्ट कर लेता हूँ 12 नंबर। 11 तो इंसर्ट हो चुका था, ठीक है 11 हो चुका था, तो एक 12 नंबर। एंड एक काम करता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ राजू 3, ठीक है। या सैलरी दे देता हूँ मैं इसकी थोड़ी कम 110, और एक और इंसर्ट कर देता हूँ मैं बीन डॉट सेव 13 नंबर। एंड इसको मैं कर देता हूँ इतना, ठीक है। एंड देन ये दोनों इंसर्ट होगा एंड देन मेरे पास 3 डेटा हो जाएगा। तो रीड करने के लिए ऑल डेटा रीड करना है, सिंपली फाइंड ऑल। आप चेक कर सकते हैं फाइंड ऑल पे, अगर आप देखेंगे फाइंड ऑल को आप चेक कर सकते हैं ये मेथड किसका है। ये तो ये JPA रिपोजिटरी में ये मेथड हमें मिल रहा है, बट अगर एक्चुअल में अगर देखोगे तो अगर कर्सर लेके जाओगे तो ये स्पेसिफाइड बाई कहाँ का मेथड, ये क्रेड रिपोजिटरी JPA एडवांस यूज के लिए बना गया। अभी ये बेसिक काम है ना, इंसर्ट रीड अपडेट डिलीट, वो सब क्रेड रिपोजिटरी से ही मिल जा रहा है हमें।
एंड देन इस लिस्ट को आप प्रिंट करना आपको पता है कैसे करते हैं, हम बस सिंपल एम्प्लॉय एंटिटी emp कोलन लिस्ट एंड यहाँ पे आएंगे, सेस आउट कर लेंगे emp, बस खत्म, एंड रीलॉन्च कर लीजिए। देखिए सारा काम आपका हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आ रही है सब लोगों को क्या कर रहा हूँ मैं, सारी चीजें? हाँ जी। देखिए इस जी सर। तरीके से आपका तीनों डेटा रीड हुआ है, ठीक है। तो इंसर्ट करना एक एक लाइन में हो रहा है, ऑल डेटा एक लाइन में रीड हो रहा है, मैं पूरा कमेंट कर रहा हूँ। और भी काम करके देखते हैं, हमें हमें की के बेस पे डेटा रीड करना है ना, तो आपको मेथड मिलेगा फाइंड बाय आईडी, एंड फाइंड बाय आईडी में आप दे दो 13 नंबर, तो ये आपको फाइंड बाय आईडी मिल जाएगा, फाइंड बाय आईडी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शनल, ऑप्शनल एक हमारी क्लास होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही डेटा स्टोर होता है, तो इसके अंदर आपको गेट करने के लिए आप गेट मेथड चलाएंगे और इसके अंदर से आपको अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, एंड नाउ यू कैन प्रिंट दैट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम आईडी के बेस पे कर रहे हैं तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, एक ही एम्प्लॉय मिलेगा, ठीक है। तो ये फाइंड बाय आईडी पे कर्सर ले जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे दिखा नहीं रहा, ये फाइंड बाय आईडी दिखाना तो चाहिए था, वैसे ये भी CRUD रिपॉजिटरी के अंदर मिल जाता है हमें। हाँ, यहाँ पे है ना देखो CRUD रिपॉजिटरी, ये भी CRUD रिपॉजिटरी का ही है। अभी हम JPA वाले पे, एडवांस वाले पे आएंगे, ठीक है। एंड अब हम इसको अगर रीलॉन्च करते हैं तो आप देखो 12 नंबर का डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। ये देखिए 12 नंबर का। तो इस तरह से हम लोगों ने इंसर्ट को, रीड ऑल को, रीड बाय आईडी को, ये देख लिया हम लोगों ने। बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें, मेथड बहुत सारे आपको मिलेंगे। जी कहिए। सर यहाँ हमें ऑप्शनल टाइप का क्यों मिलता है? ऐसे ऑब्जेक्ट भी तो मिल सकता था, कुछ रीजन है क्या? हाँ, रीजन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो फिर उसके अंदर नल आ जाता है, तो फिर नल पे अगर कुछ एक्शन अगर आप परफॉर्म किए हो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने के चांस होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो गेट मेथड है ये आपको मतलब ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं देगा, तो ये नल हैंडलिंग के लिए होता है बेसिकली, मतलब थोड़ा सा सेफ है। थैंक यू सर। एंड ये हो गया फाइंड बाय आईडी, हो गया फाइंड ऑल, हो गया, ठीक है। तो आपने ये सीखा। डिलीट करना है, बहुत आसान है भाई। डिलीट आप चेक कर लेना, मैं डेटा डिलीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसको बीन डॉट डिलीट करोगे तो ये डिलीट ऑल करोगे तो सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। सिर्फ मेथड फायर करना है, मतलब यार कुछ भी नहीं है यार, देख रहे हो कुछ, मतलब अगर जो बंदा डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पढ़ेगा उसको क्या समझ में आएगा? कैसे कनेक्शन हुआ, क्या चला, कौन सा कोड, अभी आप समझ रहे हो ना कि ये इंटरनली हाइबरनेट जेपीए को यूज कर रहा है, इंटरनली कनेक्शन हो रहा होगा, इंटरनली एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री चल रहा होगा, सब कुछ आप एक बार कर चुके हो तो आपके अंदर माइंड में फ्लो क्लियर हो रहा होगा कि हाँ ये जो डेटा है वो इंटरनली कैसे कैसे इंसर्ट हो रहा होगा। लेकिन अभी जो पहली बार पढ़ेगा उसको कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है, कहाँ डेटाबेस से कनेक्शन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं। सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट कर दी गई आपसे, ठीक है। तो ये इजी करने के लिए किया गया है। देन इसी तरह हम अगर डिलीट ऑल कर दे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट बाय आईडी अगर आप करें तो आईडी के बेस पे भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं इसको कमेंट रख रहा हूँ। अपडेट करना है अगर आपको तो बीन डॉट अच्छा, अपडेट का कोई हमें मेथड नहीं मिल रहा है, हम सेव मेथड से ही डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग को 13 को अगर मैं कुछ डिफरेंट वैल्यू से इंसर्ट करूं तो वो डेटा अपडेट हो जाएगा। तो ये इट कैन बी यूज टू अपडेट ऑल्सो। तो अपडेट के लिए कोई ऐसा अलग से मेथड नहीं दिया गया भाई, अगर सेम आईडी आप विद डिफरेंट कंटेंट अगर डाल रहे हो तो डेटा अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट भी आपका हो गया, सारा रीड भी हो रहा है, आईडी के हिसाब से भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, सब हो रहा है इन फ्यू लाइन्स हम सिर्फ यूज कर। पहले CRUD लिखने के लिए कितना झाम लिख करना पड़ता था, ये लिखो, इधर क्लोज करो, ट्राई कैच, फलाना ठिकाना, अभी कुछ नहीं, आप सिंपल एक एक लाइन में सारा काम आपका हो रहा है। तो बहुत आसान है स्प्रिंग बूट हम लोगों के लिए। देखो फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप मतलब स्प्रिंग बूट के अंदर आप मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको बहुत ही मतलब बहुत ही आपको कस्टमाइज्ड वे में डेटा रीड करना है, एंड उस तरह के अगर आपको मेथड नहीं मिल रहे हैं, बने बनाए मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है भाई, हमें
एकदम ही हाईली कस्टमाइज़ करना है, हमें डिलीट बाय आईडी के साथ-साथ मुझे वाइल्ड कार्ड यूज़ करना है, बिटवीन एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी है। सो कॉल्ड आप कह लो कि आप एसक्यूएल क्वेरी फायर करना चाहते हो मैन्युअली, तो उसका भी ऑप्शन दिया है। कैसे करोगे? आप एम्प्लॉयी क्रेड के अंदर आके सिर्फ़ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओ, कोड नहीं लिखना है, सिर्फ़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है। मान लो अभी के लिए फिलहाल के लिए हम एक डेटा को इंसर्ट करने का कोड लिख रहे हैं। तो डेटा इंसर्ट करने के बाद आपको रिटर्न टाइप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंट। जैसा एक्सपेक्टेशन आप यहाँ दोगे वैसी इम्प्लीमेंटेशन स्प्रिंग बूट आपके लिए लिख देगा, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हो, कोई आप कॉन्क्रीट मेथड नहीं बना रहे हो, ठीक है? तो पब्लिक एंड कर दिया, आपने कर दिया सेव माय डेटा, ऐसे कोई एक मेथड बना लो आप, ठीक है? सेव माय डेटा एंड यहाँ पे आप क्या-क्या डेटा सेव करना चाहते हो ले आओ। मैं लाना चाहता हूँ भाई इंट ईआईडी, स्ट्रिंग ईनेम, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ईआर। मैं ये मतलब मैनुअल वे बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मतलब जिसमें आप अपने हिसाब से एसक्यूएल क्वेरी को फायर करके काम कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा है तो सेव मेथड एनफ है आपके लिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा इधर-उधर करना है, कुछ कस्टमाइज्ड वे में काम करना है, एसक्यूएल क्वेरी सो कॉल्ड एसक्यूएल क्वेरी से काम करना है, तो उसका 2 तरीका मैं बताऊँगा, एक सेलेक्ट क्वेरी, एक नॉन सेलेक्ट क्वेरी दोनों। तो अभी हम लोग नॉन सेलेक्ट में इंसर्ट कर रहे हैं, तो आईडी, नेम, एड्रेस एंड इंट सैलरी हो गया, ई सैलरी कर लेते हैं, हालाँकि लिख सकते हो ऐसे भी, ठीक है? ये हो गया। अब इस पे आपको कुछ एनोटेशंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नॉन सेलेक्ट हम कर रहे हैं तो पहला एनोटेशन लगेगा मॉडिफाइंग, जो बता रहा है कि डेटा मॉडिफाई होगा। इसके तरह ट्रांज़ैक्शन को भी बिगिन करना पड़ेगा तो ट्रांज़ैक्शनल एनोटेशन लगाओगे एंड इसी तरह एक एनोटेशन लगाओगे क्वेरी एनोटेशन, जिसके अंदर आप अपनी क्वेरी लिखोगे। ध्यान रहे कई बार आप यहाँ नेम लिख देते हो बट यहाँ पे वैल्यू होगा एंड इसके अंदर आपको क्वेरी लिखना है। क्वेरी के साथ-साथ आपको ये बताना है कि ये जो मैं क्वेरी लिख रहा हूँ, वो कोई जेपीक्यूएल क्वेरी नहीं है। ये हमारी एस नेटिव एसक्यूएल है, तो आपको यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल को ट्रू करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको नेटिव एसक्यूएल लिखना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम हमारा था एम्प्लॉयी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयी एंड जानते हो आप क्या करना है यहाँ पे? सिंपल आप कॉलम्स के नेम देंगे ईआईडी, ई-नेम, ई-एड्रेस एंड ई-सैलरी, ठीक है? एंड देन यहाँ पे आप कर देंगे वैल्यूज़। मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ। वैल्यूज़ और यहाँ पे आप नेम्ड पैरामीटर ईआईडी कोलन ई-नेम कोलन ई-एड्रेस कोलन ई-सैलरी, ठीक है? ये हो गया। अब आपके जो ये नेम्स हैं, उनको इन नेम्स में आपको क्या करना पड़ेगा? फिट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एक एनोटेशन लगेगा, हर एक पैरामीटर पे एनोटेशन लगेगा @परम एंड ईआईडी वाले को कहाँ डालना है भाई? इस ईआईडी में डालना है। तो यहाँ पे आप अपने पैरामीटर नेम दे देंगे ईआईडी इस तरह से एंड देन यहाँ पे @परम @परम। अब देख रहे हो इसमें थोड़ा-सा आपको एनोटेशंस वगैरह लगाना पड़ रहा है, तो ये आप तभी करेंगे जब आपको ज़रूरत है एसक्यूएल क्वेरी लिखने की। हालाँकि मैं आपको बता दूँ एज़ सच एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक ऑपरेशन रीड है, अपडेट है, डिलीट है, रीड ऑल है, डिलीट बाय आईडी है, वो सब आपको मेथड मिल जाता है। उसके अलावा एक और तरीका मिलता है डिराइव्ड क्वेरी मेथड का, वो मैं अभी बताऊँगा। अगर आपका काम बेसिक इनबिल्ट मेथड से भी नहीं हो रहा है और डिराइव्ड क्वेरी मेथड से भी नहीं हो रहा है, तब आप इस अप्रोच पे जाएँगे। ये आप मैं बता दूँ ये बहुत ही हाइली कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट्स लिखने के लिए ये तरीका है। सिंपल तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि तरीका ये है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स जब आपके पास एसक्यूएल हो तो ये तरीका आप यूज़ करोगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यूज़फुल ये भी है जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जाओगे तो। तो ये आपने कर दिया, नाम देख लो ईआईडी, यहाँ पे हो जाएगा ई-नेम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका ई-नेम, यहाँ हो जाएगा आपका ई-एड्रेस एंड हियर ई-सैलरी, ठीक है। ये हो गया एंड देन आपको क्या करना है, इसे भी सेव माय डेटा को कॉल कर लेना है। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात है, ये तो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है, कोड तो लिखा ही नहीं है। तो भाई कोड हम थोड़ी लिखेंगे, स्प्रिंग बूट इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगा एंड वो इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली चल जाएगी अगर हम यहाँ से सिर्फ ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल कर लेते हैं। कंपाइल टाइम पे चेकिंग होगी हमारे क्लास में, बट रन टाइम पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन रन होगी। जानते हो आप वो सीन? तो हमने कहा बीन डॉट सेव माई डेटा एंड सेव माई डेटा में मैं एक डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ से उठाता हूँ अपना डेटा कुछ, मैं कर लेता हूँ 123 नंबर राजू एड्रेस 1 एंड सैलरी कर लेता हूँ मैं कुछ
इस तरीके से, ठीक है? एंड ये आप डेटा देखेंगे हमारा इंसर्ट होगा हमारी खुद की एसक्यूएल क्वेरी की मदद से। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमाइज़्ड काम भी कर सकते हो, ठीक है? चलो इसको भी हम रिलॉन्च करते हैं एंड देखते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो आ जाइए यहाँ पे एम्प्लॉयी में और हमारा डेटा देखिए 140 नंबर आ चुका है। तो इस तरीके से आप एसक्यूएल क्वेरीज़ को लिख सकते हो जब आपकी नॉन सेलेक्ट हो। अब डिलीट करना ऐसे ही हो जाएगा, अपडेट ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ़ क्वेरी बदलेगी एंड आपके पैरामीटर्स तो ऑप्शनल है। अगर आप पैरामीटर बेस पे डिलीट कर रहे हो तो पैरामीटर दोगे, अदरवाइज़ नहीं दोगे। अब मैं अगर एक सेलेक्ट क्वेरी की बात करूँ, मेरे को हाइली कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरी लिख करके डेटा रीड करना है। तो कैसे होगा? जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ रीड माय डेटा एंड चूँकि रीड कर रहे हैं तो हम कोई पैरामीटर लेकर के नहीं जाने वाले, सारे पैरामीटर्स हटा देंगे। एसक्यूएल क्वेरी भी हमारी रीड की हो जाएगी। मैं सीधे कर लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयी वेयर वेयर आइड ई सैलरी इज़ लेस देन 5000 ठीक है, तो 5000 से कम है हमारे पास? बिल्कुल है, ठीक है? तो 1100 और 100 2 डेटा आना चाहिए। एंड नेटिव क्वेरी ट्रू एंड यहाँ पे मॉडिफाइंग एंड ट्रांज़ैक्शनल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सेलेक्ट ऑपरेशन कर रहे हो तो कोई ट्रांज़ैक्शन की, कोई मॉडिफाइंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेटा आपको इंट रिटर्न टाइप इंट नहीं मिलेगा, ठीक है? पिछले वाले में हमने रिटर्न टाइप प्रिंट नहीं किया था, आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पे ये डेटा को प्रिंट कर सकते थे, हमने किया नहीं, कोई बात नहीं, ये करके देख लेना आप लोग। आपको यहाँ 1 मिल जाएगा। जानते हैं हम डेटा इंसर्ट होता है तो 1 मिलता है। चलो इसको कमेंट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है भाई साहब? अभी हमारे पास एक रीड का मेथड है जो कि हमारा कस्टम मेथड है और जब भी हम डेटा रीड करेंगे विद हम कोई प्राइमरी की के हिसाब से तो कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे बल्क में डेटा मिलेगा तो यहाँ पे मेरी जो रिटर्न टाइप होनी चाहिए वो हमेशा लिस्ट ऑफ मेरी एम्प्लॉयी एंटिटी होनी चाहिए। तो स्प्रिंग बूट आपके इस मेथड के हिसाब से ही इम्प्लीमेंटेशन करेगा और पूरा कोड राइट करेगा आपके लिए। आपको सिर्फ़ इस मेथड को सिंपली कॉल कर लेना है यहाँ से। तो कंपाइल टाइम पे मेथड चेक होगा आपके अ, एम्प्लॉयी एंटिटी इंटरफ़ेस में, लेकिन उस रन टाइम पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो ऑब्जेक्ट होगी उसका मेथड चलेगा। वो हम स्प्रिंग बूट के ऊपर छोड़ते हैं एंड माय डेटा को प्रिंट करते हैं। मैं डायरेक्ट माय डेटा कर रहा हूँ, मैं इटरेट नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है इटरेट कैसे किया जाता है, ठीक है? इस लेवल पे आप आ गए हो तो ये सब छोटी-मोटी चीज़ तो खुद से कर लोगे एंड ठीक है? तो चलो रिलॉन्च करके देखते हैं हमारा रीड माय डेटा आता है कि नहीं? रिलॉन्च। देखिए 2 ही डेटा आया है 1100 एंड 100 5000 से कम। इसका मतलब हमारा परफेक्ट रन हो रहा है। तो इस तरीके से आप नेटिव एसक्यूएल में काम कर सकते हो या नो एसक्यूएल सीधा-सीधा मेथड भी हमने चला के देखा जहाँ कोई एसक्यूएल नहीं लगा। अगर आप जेपीक्यूएल में काम करना चाहते हो क्योंकि हाइबरनेट सपोर्टेड है, ठीक है? हाइबरनेट जेपीक्यूएल को भी सपोर्ट करता है एंड जेपीक्यूएल की क्या खासियत डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है ना? और जहाँ पे हम इंटरैक्ट करते हैं एंटिटी क्लास से, ना कि टेबल से और जेपीक्यूएल या एचक्यूएल में हम डेटा इंसर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ़ ओनली रीड करते हैं, ठीक है? तो ये कैसे होगा भाई यहाँ पे? इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो अ, रीड कर सकते हो, आप डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक रीड की क्वेरी लिखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयी इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये नेटिव क्वेरी ट्रू यहाँ से हट जाएगा, ठीक है? तो ये नेटिव क्वेरी ट्रू आप हटा देंगे, अनसिम्पल आपको कर लेना है यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉयी। एचक्यूएल आपने पढ़ा था ना, जेपीक्यूएल, एचक्यूएल ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये आपने कर दिया फ्रॉम एम्प्लॉयी, यहाँ पे स्प्रिंग बूट इसको सपोर्ट करेगा एंड रीड माय डेटा मैं कर लेता हूँ रीड माय ऑल डेटा। तो ये कौन-सा तरीका हुआ भाई? ये जब आपको जब आपको डेटाबेस इंडिपेंडेंट क्वेरी फायर करना होगा, तब ये तरीका। ध्यान रहे इसमें आपका इंसर्ट वगैरह आप नहीं करोगे, ठीक है? डिलीट, अपडेट कर सकते हो या फिर रीड कर सकते हो।
समझ रहे हो ना ये सब करवाया है ना, इसीलिए मैं हाइबरनेट में चूँकि करवाया है इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हाइबरनेट में सारी डिटेल में बताया गया है। याद है ना आप लोग को, समझ में आ रहा है ना सब? जी सर। जी सर। हाँ, तो बस आपको कुछ नहीं है, ये वैसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, तो बस रीड माय ऑल डेटा कॉल कर लो एंड आपका काम हो जाएगा, सिंपल आपको अच्छा यहाँ रिटर्न टाइप देख लेना ज़रूर, रिटर्न टाइप एम्प्लॉयी एंटिटी है ना? चलो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आ जाते हैं एंड रीड माय ऑल डेटा, तो इसको भी एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा डेटा हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो ये आपने क्या-क्या देख लिया भाई? बिना एसक्यूएल, एचक्यूएल के और ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट क्वेरी जेपीक्यूएल फायर करना सीख गए, एसक्यूएल भी फायर करना सीख गए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है भाई? वैलिडेट वैलिडेशन फेल। यहाँ पे कुछ क्वेरी वगैरह का लोचा हो रहा है और इसको साइड में करते हैं पहले। फ्रॉम अच्छा गलती है, ये हमारे क्लास का नाम एम्प्लॉय नहीं है ना, एम्प्लॉय एंटिटी है। भाई फ्रॉम पोजो होता है ना, सब भूल गए। ठीक है, डन। सारा डेटा 11, 12 जो भी है 13 एंड 123 सारा का सारा हमारा आ रहा है। तो ये आपने तरीका देख लिया। अब एक जो अप्रोच है वो बहुत ही मैं मतलब समझ लो कि मेरा तो फेवरेट अप्रोच है जो मैं बताने वाला हूँ। मान लो आपको एक डेटा रीड करना है, मिसाल के तौर पे या उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। अ, हमने आपको बताया कि भाई CRUD रिपॉजिटरी और जेपीई रिपॉजिटरी जो मेथड हमने आपको अभी बताया है, जिसे फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, डिलीट ऑल, डिलीट बाय आईडी, सेव, सेव मेथड, ये सब मेथड जो था वो मेथड था हमारा CRUD रिपॉजिटरी का। जेपीई रिपॉजिटरी में कुछ एडवांस मेथड मिलते हैं जो हम यहीं पे ऊपर बताते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फाइंड ऑल आपको सारा डेटा रीड करना है लेकिन सॉर्ट करके रीड करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो फाइंड ऑल। फाइंड ऑल तो चलो भाई ठीक है, आप सारा का सारा डेटा आप यहाँ पे रीड करना चाहते हो, लेकिन आप सॉर्ट करके रीड करना चाहते हो, तो सॉर्ट नाम की एक क्लास मिलेगी आपको एंड किसके बेस पे सॉर्ट करना चाहते हो, तो सॉर्ट बाय, ठीक है? बाय करके और यहाँ पे आप दे दो ई सैलरी, इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा डॉट करके इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकते हो, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट हमारे हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर मिलना चाहिए। चलो ई सैलरी को हम चेक करते हैं कि हमारा ई सैलरी सॉर्टेड ऑर्डर में मिलता है कि नहीं, और उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला फाइंड ऑल मेथड चलाता हूँ, जो कि हमारा किसका है? CRUD रिपॉज़िटरी का। ये लिस्ट 1 हमें देगा एंड लिस्ट 1 को यहाँ पे हम इटरेट कर लेंगे, यहाँ पे मुझे लिस्ट 2 मिलेगा एंड लिस्ट 2 को हम यहाँ इटरेट कर लेंगे। दोनों में फ़र्क ये है कि एक में सॉर्टेड डेटा मिलेगा और एक में सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मिलता है, ठीक है? तो दोनों का आउटपुट आप देखो क्या फ़र्क आता है। तो देखो पहला 4 देखो आप, 11, 12, 13, 130 सिंपल मिला। लेकिन अगर आप देखोगे 3 अप्रोच हम कहाँ से आ गया यार ये? अच्छा ये वाला तरीका हमें कमेंट कर देना चाहिए था। चलो फिर से रिलॉन्च करते हैं, हमें 2 ही है ना सिर्फ। तो 4-4 4 डेटा ये देगा, 4 ये देगा। आप दोनों में देख लेना, सेकंड वाले में सैलरी बेस पे ऑर्डर मिलेगा हमें। ठीक है, देखो 4 डेटा तो सिंपल मिल गया आपको 11, 12, 13, 130 जिस ऑर्डर में भाई जिस ऑर्डर में फाइंड ऑल क्या कर रहा है, जिस ऑर्डर में डेटा टेबल में उस ऑर्डर में आपको दे दे रहा है। लेकिन ये जो है ना सॉर्ट, ये आपको सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे रहा है। देखो 100, 1100 फिर उससे बड़ी सैलरी, फिर उससे बड़ी सैलरी। अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग कर दोगे तो सैलरी डिसेंडिंग आ जाएगी। ये जो फाइंड ऑल सॉर्ट वाला मेथड है, अगर है फाइंड ऑल सॉर्ट वाला, तो ये देखो जेपीए रिपॉजिटरी को बिलॉन्ग करता है। तो बेसिक चीज़ें चाहिए तो भाई आपको CRUD रिपॉजिटरी मिलेगी, एडवांस चाहिए ना सॉर्ट वॉट करके निकालना है, तो जेपीए रिपॉजिटरी में चीज़ें आपको मिलेगी। आगे और भी चीज़ें हम लोग जैसे-जैसे यूज़ आएगी देखेंगे, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
चलो इसको कमेंट कर लिया हमने। अब हम एक बड़ी प्यारी चीज़ आपको बताते हैं, जिसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वेरी मेथड। क्या है भाई? मान लो आपको क्या करना है, आपको डेटा रीड करना है, ठीक है? अगर मान लो आपको डेटा रीड करना है सैलरी के बेस पे, ठीक है? सैलरी के बेस पे आपको डेटा ऐसे रीड करना है कि आपको वो डेटा चाहिए जिसकी सैलरी ज़्यादा हो किससे? 1000 से, या जिसकी सैलरी कम हो 5000 से। तो ऐसा कोई मेथड मिलेगा आपको? ऐसा कोई इनबिल्ट मेथड आपको नहीं मिलेगा। कोई भी इनबिल्ट मेथड नहीं मिलेगा। देखो, कोई भी इनबिल्ट मेथड ऐसा आपको नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक कन्वेंशन के हिसाब से एक मेथड बना सकते हो, कन्वेंशनली मेथड बना सकते हो। ये बड़ी प्यारी चीज़ है। देखो इसके कुछ मतलब कन्वेंशन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो एक्चुअली। आप इसमें आए, आपने यहाँ पे एक मेथड बनाया। आपने मेथड क्या बनाया भाई? पब्लिक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय एंटिटी। सिर्फ ये जो मेथड का नाम है, ये मेथड का नाम आपको कैसे देना है? अगर आप रीड कर रहे हो तो लिखोगे फाइंड। ये मेथड है, होगा नहीं एक्चुअली, आप बना रहे हो ना, ये जेपी रिपोजिटरी का मेथड नहीं है, ये मेथड आप बना रहे हो। ठीक है, आपने लिखा फाइंड, फिर आपको किसके बेस पे करना है तो आप लिखोगे बाई, का बी अपर केस में होगा। फिर फाइंड बाई व्हाट? फाइंड बाई नेम, फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई सैलरी, व्हाट यू वांट। फाइंड बाई आईडी तो बेसिक मेथड मिल जाता था, लेकिन फाइंड बाई सैलरी हमें नहीं मिलता था, हमने फाइंड बाई सैलरी कर दिया। देखो फाइंड बाई आईडी क्यों दिया गया हमें बाई डिफॉल्ट, समझो इस बात को। आईडी तो हर एक टेबल में होगी ना, आईडी तो हर एक टेबल में होगी ना भाई जी साहब। सर। लेकिन तो इसलिए स्प्रिंग बूट वाले ने फाइंड बाई आईडी मेथड मतलब बाई डिफॉल्ट दे दिया, इनबिल्ट मेथड दे दिया। लेकिन अब सैलरी थोड़ी होगी हर टेबल में, तो इसीलिए हम उस तरह का मेथड को डिराइव्ड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वेरी मेथड। हम मेथड डिराइव कर रहे हैं, तो हमने कहा फाइंड बाई सैलरी, सैलरी के बेस पे फाइंड करो। अच्छा, अब यहाँ पे आप सैलरी दे सकते हो, सैलरी के बेस पे फाइंड करना है तो यहाँ पे सैलरी दी जा सकती है। मान लो अगर मल्टीपल डेटा भी हो सकता है, मैंने मान लो 1000 दिया सैलरी, ठीक है? 1 मिनट, सॉरी ऐसे नहीं, इंट सैलरी, इस तरीके से। तो ये जो मेथड है, इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन स्प्रिंग बूट लिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्वेरी फायर करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज इक्वल टू दिस सैलरी। भाई आप बताओ, फाइंड बाई सैलरी देख के क्या आप इसकी एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हो? कि एसक्यूएल क्वेरी क्या होगी बताओ? इस मेथड को देख के क्या आप एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हो इसकी? नो सर। नहीं लिख सकते। यस सर। क्या होगी बताइए? सेलेक्ट, Star from employee where salary हाँ, is greater than फ्रॉम 1000 एम्प्लॉय। नॉट ग्रेटर, ग्रेटर क्यों? इक्वल टू ना। equals to yes. हाँ, ग्रेटर की नहीं बोल रहे हम, 1000 वाले वेयर की आईडी, निकाल। सॉरी, हाँ, वेयर वेयर आईडी, आईडी इक्वल टू दिस। हाँ मतलब वही, ये अपना एक कोलन सैलरी, जो भी सैलरी की वैल्यू डालोगे। तो जब हम, सैलरी दे देंगे उसकी जगह पर है। हाँ राइट, तो जब हम इस मेथड को देख करके सैलरी की क्वेरी लिख सकते हैं तो स्प्रिंग बूट नहीं लिख सकता? बेशक लिख सकता है। तो अगर आप ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो आपको कोई क्वेरी वेरी एनोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इस मेथड को डिराइव करके एंड क्वेरी राइट किया जाएगा। मैं आपको रन करके इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, एंड मैं करता हूँ बीन डॉट फाइंड बाई सैलरी। अब ये फाइंड बाई सैलरी कोई इनबिल्ट मेथड नहीं भाई, ये मेथड हमने क्रिएट किया है, ठीक है? और ये कन्वेंशनली क्रिएट होगा ये मेथड। अभी मेरे पास देख लेते हैं, 1000 है ही नहीं, 1100 है, सिर्फ 1100 है मेरे पास, ठीक है? 1100 एंड यहाँ पे आपको क्योंकि सैलरी मल्टीपल भी हो सकती थी, इसीलिए हमने यहाँ पे लिस्ट लगा लिया एंड बाई सैलरी, एंड यहाँ पे हम इसको रीलॉन्च करते हैं। देखो कोई एसक्यूएल क्वेरी हमने लिखा नहीं है और ना ही ये मेथड कोई इनबिल्ट मेथड है।
कोई एसक्यूएल क्वेरी हमने लिखा नहीं और ना ही ये मेथड इनबिल्ट मेथड है, ठीक है? 1 मिनट यहाँ पे क्या हो गया भाई? एम्प्लॉयी CRUD कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे। कुड नॉट क्रिएट क्वेरी बोल रहा है, क्वेरी क्रिएट नहीं कर सकते, नो प्रॉपर्टी सैलरी फाउंड, ओके। ई सैलरी नेमिंग कन्वेंशन को हम फॉलो करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी सैलरी उसको नहीं मिल रही, तो आप नाम सेम रखें अपने एंटिटी का ताकि वो उस हिसाब से, क्योंकि वो इंटरनली क्वेरी लिख रहा है ना, तो उसको पता होना चाहिए एग्जैक्ट नाम। अब क्या गड़बड़ है भाई? क्रिएटिंग बी नेम, नो प्रॉपर्टी सैलरी फाउंड, फाइंड बाई, हमारा नाम गलत लिख दिया ना हमने, ई सैलरी। ये नाम आप कुछ भी दे सकते रहोगे, यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है? ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये फाइंड बाई ई सैलरी। देखो, आप समझो कि मेथड देख के ही वो क्वेरी लिख रहा है ना, तो आपको मेथड का नाम फिर सही लिखना है क्योंकि अब वो तो समझ रहा है कि भाई एम्प्लॉय एंटिटी पे काम करना है, तो वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर देगा, टेबल में देख के, एडर टेबल में देख के। लेकिन सर ये सेटर मेथड की तरह ही है ना? वैसे जैसे सेटर मेथड जो है उसको वेरिएबल को देख के बनाता है ना सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ही आप अपने वेरिएबल को देख के ही ये मेथड्स बनाएँगे। अदरवाइज़ देखो दिक्कत आ रही है ना, वैसी दिक्कत आएगी। तो ठीक है, अभी क्या एरर है क्या कहीं पे? यहाँ पे एंड फाइंड बाय ई सैलरी, ठीक है? एंड रीलॉन्च कीजिए। तो आई होप इस बार हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर वाले से कोई मतलब नहीं रहता है, ये नाम सही होना चाहिए। ठीक है? आ गया डेटा? तो देखो ना क्वेरी लिखा, ना इस नाम का कोई इनबिल्ट मेथड है। बट चूंकि आपने कन्वेंशनली बता दिया ना, तो स्प्रिंग बूट ने कन्वेंशन, अब ये बाई का बी लोअर केस नहीं हुआ, देखो अभी हमने ई नहीं लिखा था तो गड़बड़ हो गया था। तो एग्जैक्ट फाइंड लिखना है, बाई लिखना है, किसके बेस पे निकालना है, अपने फील्ड का नाम आप दे दोगे, लेकिन कैमल कन्वेंशन फॉलो करते हुए, ई सैलरी का ई अपर कैमल कन्वेंशन फॉलो करते हुए। अगर इस तरह के कन्वेंशन को फॉलो करते हो, ना क्वेरी लिखना है, ना इनबिल्ट मेथड की जरूरत है, स्प्रिंग बूट इस कन्वेंशन को देख करके ही आपका डेटा रीड कर देगा। ये सबसे पावरफुल चीज मेरे को लगती है स्प्रिंग बूट में। एक और मैं दिखाता हूँ आपको। फाइंड बाई ई सैलरी करना था, लेकिन मेरे को करना है कि भाई ई सैलरी ग्रेटर देन समथिंग। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फाइंड बाई ई सैलरी, लेस देन या ग्रेटर देन, आपको जो भी लगाना है। आपने कर लिया लेस, फिर आपने किया देन, इस तरीके से। ग्रेटर करना है तो अपर केस में ग्रेटर लिख दो, अब लेस देन और यहाँ पे जो भी सैलरी आप दोगे, यहाँ कुछ भी दे सकते हो तो आएगा। अब इसको देख के क्या हम क्वेरी नहीं लिख सकते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, या वेयर नहीं लिखा यार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई सैलरी इज लेस देन, जो भी मेरी ई सैलरी आएगी। तो जब हम इस मेथड को देख करके हम क्वेरी लिख सकते हैं, तो व्हाई नॉट स्प्रिंग बूट? तो अगर कन्वेंशन फॉलो करोगे तो स्प्रिंग बूट इस कन्वेंशन के हिसाब से आपके लिए क्वेरी लिखेगा, आपके लिए सारा लॉजिक लिखेगा, एंड ये काम आपका बिल्कुल आसान कर देगा। तो यहाँ पे आते हैं, हम कॉपी करते हैं, कमेंट करते हैं, एंड इस बार अगर हम 5000 देते हैं तो 5000 से कम जितनी भी सैलरी होगी रीड होकर के हमें मिलेगी। रिलॉन्च। अरे भाई 5000 से कम है ही नहीं क्या? ऐसा कैसे हो गया? डेटा ही नहीं आया। 5000 से कम तो खाली तो नहीं आना चाहिए। चलो एक बार देखते हैं। ओके, हमने क्या कर दिया है? मेथड कौन सा कॉल किया है? फाइंड बाय ये सैलरी। क्या 5000 की सैलरी है अपने पास? नो सर। हाँ, इसलिए हो रहा है। तो मेथड का नाम गलत लिख दिया था कॉपी पेस्ट के चक्कर में। तो अभी ये देखिए 1100 एंड 100, 5000 से कम, यही दो हमारे पास था। तो इस तरीके से आप बहुत तरीकों से डेटा रीड कर, फाइंड बाय ई सैलरी, लेस देन, फाइंड बाय ये, ग्रेटर देन, बहुत तरीके से कर सकते हो। इस नोट्स में हमने जो भी कॉमन कन्वेंशंस है हमने लिख करके रखा हुआ है। तो आइए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और एक बार हम लोग नोट्स पे नज़र डालते हैं। तो इतना काम आप लोग को कर लेना है।
ये जेपीए रिपोजिटरी और CRUD रिपोजिटरी जो हमने यूज़ करके दिखाया आपको, ये आपको प्रॉपरली आप बिल्कुल इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इतना काम हुआ रहेगा तो आगे फिर हम लोग वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं एंड आ जाइए नोट्स पे नज़र डालते हैं। तो जो भी चीज़ें आज हम लोग पढ़े हैं सब कुछ प्रॉपर तरीके नोट्स बनाने के चक्कर में देखो यार टाइम लग जाता है मेरे को पता है, और प्रॉपर नोट्स नहीं बनता है ना तो फिर हम क्लास भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि फिर वो डिले होने लगता है, फिर पीछे हो जाते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। तो डे 17 में हमने सीखा हाउ टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। पहले प्लेन जेडीबीसी से भी करते थे, फिर हम लोग स्प्रिंग जेडीबीसी पे आए एंड देन अब हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग डेटा जेपीए। ठीक है, with Spring Data GPA, you can perform CRUD operation, pagination, sorting, and even more complex queries, often without writing a single line of SQL. देखा अभी अभी हम लोगों ने। तो इसका इन डेप्थ समझ लो, जेपीए, हाइबरनेट एंड स्प्रिंग डेटा जेपीए के बारे में समझ लो। जेपीए आप जानते हो स्पेसिफिकेशन होती है, हाइबरनेट आप जानते हो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। स्प्रिंग बूट एंड जेपीए, स्प्रिंग बूट जेपीए इज यूज्ड एज स्पेसिफिकेशन। इन स्प्रिंग बूट जेपीए इज यूज्ड एज स्पेसिफिकेशन। By default, Spring Boot uses Hibernate as the JPA implementation, but without extra help, using JPA plus Hibernate means वही सारी चीजें मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करना, मैनुअली सब कुछ करना। तो इसीलिए हम स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज करते हैं। स्प्रिंग डेटा जेपीए क्या करता है, इस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, और स्प्रिंग डेटा जेपीए हमें इंटरेक्ट करने के लिए दो मेन इंटरफेसेस भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ मैंने लिखा है सिंप्लीफाइज जेपीए यूसेज इन स्प्रिंग बूट बाय रिमूविंग बॉयलरप्लेट कोड। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए आपने देखा एक एक लाइन में काम हो रहा है। फाइंड बाय आईडी कर रहे हैं, डेटा रीड होकर मिल जा रहा है। कहाँ एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, कहाँ पे रीड गेट मेथड, कहाँ पे क्लोजिंग का कनेक्शन, सब कुछ छुप गया हमसे एंड चीज़ें हमारी बहुत ईजी हो गई। नोट पॉइंट में हमने लिखा है कि इन स्प्रिंग बूट व्हेन वी क्रिएट इंटरफेस लाइक माई रेपो एंड एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, वी डोंट राइट एनी कोड फॉर मेथड सच एज फाइंड बाई आईडी। फाइंड बाई आईडी जो हमने यूज किया था उसके लिए हमने कोई कोड नहीं लिखा। वी ओनली डिक्लेयर दैट वी ओनली डिक्लेयर दैट वी वांट देम। जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, व्हेन द स्प्रिंग एप्लीकेशन स्टार्ट, स्प्रिंग automatically create a special object for our interface that already has the working code inside। मतलब जो भी हम ये एंटिटीज बना रहे हैं ना, ये सिर्फ भाई डिक्लेरेशन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्प्रिंग बूट खुद एक ऑब्जेक्ट बना करके देगा। ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट या छुपी हुई चीजें हैं। डिफरेंस बिटवीन CRUD रिपोजिटरी एंड जेपीए रिपोजिटरी, यहाँ बेसिक फंक्शनैलिटी, यहाँ पे थोड़े से एडवांस लाइक सॉर्टिंग एंड ऑल। आगे चल के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पेजिनेशन भी देख लेंगे, सिंपल चीज होती है। जेपीए रिपोजिटरी को आप बोल सकते हो CRUD रिपोजिटरी प्लस एक्स्ट्रा फीचर। अगर हायरार्की देखोगे तो जेपीए रिपोजिटरी पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी इंटरफेस को एक्सटेंड्स करेगा एंड देन वो CRUD रिपोजिटरी को एंड CRUD रिपोजिटरी इंटरफेस को। तो ये एक हायरार्की होती है। स्प्रिंग डेटा जेपीए ऑटोमेटिकली implements repository method if you follow a specific naming convention। ये बड़ी काम की चीज आ गई जो हमने अभी अभी आपको बताया था। स्प्रिंग डेटा जेपीए आपके स्पेसिफिक कन्वेंशनल मेथड की इंप्लीमेंटेशन लिख देता है। मेथड लाइक फाइंड बाय फील्ड नेम कंटेनिंग आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वेरी मेथड। ये कंटेनिंग करके भी लिखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वेरी मेथड। एंड स्प्रिंग बूट विल ऑटोमेटिकली जनरेट देयर इंप्लीमेंटेशन एट रन टाइम, सो यू डोंट हैव टू राइट कस्टम क्वेरीज मैनुअली। कैसे कैसे कर सकते हो, बेसिक हमने लिखा, जैसे आप फाइंड बाय नेम कर सकते हो, फाइंड बाय नेम एंड एज कर सकते हो, फाइंड बाय नेम और सिटी कर सकते हो, फाइंड बाय नेम कंटेनिंग जिसमें ये नाम हो वो डेटा मिल जाए, फाइंड बाय नेम स्टार्टिंग विथ कर सकते हो जिसमें आपको ये सब वाइल्ड कार्ड नहीं लिखना पड़ेगा, फाइंड बाय नेम एंडिंग विथ कर सकते हो, फाइंड बाय नेम लाइक कर सकते हो, फाइंड बाय एज ग्रेटर देन, फाइंड बाय एज लेस देन, फाइंड बाय एज बिटवीन। तो इन तरीके से आप अपने मेथड्स को अगर क्रिएट करते हो इस कन्वेंशन के थ्रू, तो ये सारी क्वेरी बैकग्राउंड में फायर होंगी और आपको डेटा मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी होता है, लेकिन आप इतनी प्रैक्टिस करें मोर देन एनफ होगा। अगर इसके आगे भी अगर आपको जरूरत है तो आप स्प्रिंग डेटा जेपीए की डॉक्यूमेंटेशन या सिर्फ चैट जीपीटी पे डाल देंगे कि लिस्ट ऑफ ऑल डिराइव क्वेरी मेथड्स अवेलेबल इन स्प्रिंग डेटा जेपीए, तो वो दे देगा। हालांकि नीड नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस कर लें, एनफ रहेगा आपके लिए। अब डिराइव्ड क्वेरी मेथड आपने यूज किया,
आपने इनबिल्ट मेथड भी यूज किया। इनबिल्ट मेथड में सेव है, फाइंड बाय आईडी है, फाइंड ऑल है, डिलीट बाय आईडी है, डिलीट ऑल है। वो सब यूज करने के बाद एंड डिराइव्ड क्वेरी मेथड यूज करने के बाद भी अगर आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है, आप कुछ ज्यादा ही हाईली कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज फायर करना चाहते हो, तो उसका तरीका हमने आपको बताया दिस वन। इस तरीके से नॉन सेलेक्ट एंड इस तरीके से सेलेक्ट क्वेरी फायर कर सकते हो। अगर डेटा इंडिपेंडेंस के साथ जाना चाहते हो तो आप सिर्फ नेटिव क्वेरी को रिमूव करके आप यहाँ पे जेपीक्यूएल को भी यूज कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हमने आपको बता दिया और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डॉट रन ये क्या करता है, आपके एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को स्टार्ट करता है और वो सारी चीजें रेडी करता है। सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। क्रिएट द स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देता है, आपको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है। मतलब ये जो लाइन है ना, मतलब ये सारा कैसे हो रहा है भाई, ये जो लाइन है ना इससे हो रहा है। ये लाइन हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा है, हमारा कनेक्शंस भी रेडी कर रहा है, सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी रेडी कर रहा है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा लिख दिया है ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। लॉम्बॉक के बारे में भी लिखा हुआ है। लॉम्बॉक इज सिंपल जावा लाइब्रेरी दैट हेल्प्स टू राइट लेस कोड बाय ऑटोमेटिकली जनरेटिंग कॉमन मेथड लाइक सेटर गेटर। देखो सेटर गेटर पहले भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता था, बट लॉम्बॉक यूज करने का क्या फायदा है। सेटर गेटर तो पहले भी जनरेट होता था, लेकिन वो पहले कंपाइल टाइम मतलब पहले कंपाइल टाइम पे डॉट जावा क्लास में ही पहले क्रिएट होता था, फिर वो कंपाइल होता था। मतलब कंपाइल होने से पहले ही आपके पास सेटर गेटर होता था, है ना। तो इक्लिप्स क्या करता है, आपके डॉट जावा फाइल में सेटर गेटर कंस्ट्रक्टर टू स्ट्रिंग ऑल आर कंस्ट्रक्टर नो आर कंस्ट्रक्टर इक्वल्स मेथड एंड ऑल उसको क्रिएट करके आपके पोजोस को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है। आप उसको अगर क्लीन देखना चाहते हैं और सिंपल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लॉम्बॉक यूज करेंगे। सेटर गेटर यहाँ भी बनेगा बट कंपाइल टाइम पे बनेगा, तो डॉट क्लास फाइल में सेटर गेटर के बाइट्स कोड आ जाएंगे एंड डॉट जावा फाइल आपकी एकदम क्लीन दिखेगी। तो ये था लॉम्बॉक का सीन। बाकी लॉम्बॉक का इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमने आपको बता दिया। जार लेकर के आना है एंड आपको अपने आईडी का लोकेशन दे देना है एंड रिस्टार्ट कर देना है आईडी को एंड आपका काम हो जाएगा। तो इतना काम अगले सेशन से पहले हम चाहेंगे कि आप सब लोग करके रखें। स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट बनाना हैंडी हो जाए, बिल्कुल स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स बनाएं और पॉम से थोड़ा सा इंटरेक्ट करें। ठीक है, pom.xml को यूज़ करें, वर्जन सेट करें, डिपेंडेंसीज ऐड करें एंड जो भी तरीका हमने अभी तक आपको बताया है, 3 तरीका बेसिकली बताया है, बेसिकली 4 तरीका बताया है। एक इनबिल्ट मेथड्स, एक नेटिव एसक्यूएल, एक जेपीक्यूएल और एक डिराइव्ड क्वेरी मेथड। तो इन चारों तरीके से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर लेना, क्योंकि अब अगले सेशन से हम मूव करेंगे वेब प्रोजेक्ट एंड वेब प्रोजेक्ट बताने के बाद हम स्प्रिंग बूट में अपना प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा काम हम लोग करना है और आज के लिए इतना ही रखें।